Hello everyone, welcome to Unique Nursing Classes. This is our fifth question series. Let's start. First MCQ is, which one of the following vaccine is most heat sensitive, heat resistant vaccine? Option A, OPV, option B, BCG, option C, Rota, option D, TT. And the correct answer is option D, TT. चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो सबसे ज़्यादा हीट रेजिस्टेंट वैक्सीन है वो कौन सी है। तो इसमें से हम देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज एग्जाम में से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हीट रेजिस्टेंट। हीट रेजिस्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी वैक्सीन कितना टेम्परेचर सहन कर सकती है, उसमें ख़राब नहीं हो। तो जो अगर मोस्ट हीट रेजिस्टेंस में क्वेश्चन आता है तो आपका करेक्ट आंसर होगा टी। और अगर मोस्ट हीट सेंसिटिव ये भी क्वेश्चन आता है तो वो होगा आपका आंसर ओपीवी। और क्या इसके अंदर से एमसीक्यू बनेगा? ओपीवी है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, यानी इसका जो रूट है वो ओरल इसको हम देते हैं। और आईपीयू होता है किल्ड वैक्सीन, और इसका जो इंजेक्टेबल इसका रूट होता है इसको बोलते हैं शाक, और ओपीयू को बोलते हैं हम शाबिन। और क्या एमसीक्यू इसके अंदर से बनता है? रोटा वायरस की डोज रूट पूछते हैं, वो गया आपका ओरली। रोटा वैक्सीन की जो डोज रूट है वो हो गया ओरल रूट से हम देते हैं। और एमसीक्यू इसके अंदर से देखते हैं, सबसे ज़्यादा एमसीक्यू बीसीजी वैक्सीन के अंदर से पूछते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि बीसीजी के अंदर से क्या क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीसीजी की फुल फॉर्म में से क्वेश्चन आता है। ये होगा बेसिलस कामेट गुरिन। ये किसके लिए जाती है? ये टीबी के लिए, टीबी के प्रोफाइलेक्सिस के लिए, प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें से बन जाता है इसका रूट कौन सा होगा? इसका रूट होगा इंट्राडर्मल रूट से ये दी जाती है। अब बात करते हैं हम डोज। सबसे ज़्यादा एमसीक्यू बीसीजी वैक्सीन में से पूछे जाते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसकी डोज है 0.05 ml। ये कब दी जाती है? बर्थ पे, एट बर्थ से लेकर 1 मंथ के अगर बेबी को हमें डोज लगाना, बीसीजी वैक्सीन लगाना, तो हमारी डोज रहेगी 0.01 ml। और अगर मोर देन 1 मंथ टू 1 ईयर वाले बेबी को अगर वैक्सीन लगाना है तो उसकी डोज होगी 0.1 ml। हम बात करते हैं इसकी साइट कौन सी होती है? रूट हमने बात कर लिया। इसकी साइट होती है लेफ्ट अपर आर्म। ये सब चीज़ें आपको बीसीजी वैक्सीन के बारे में याद रखना है कि बीसीजी का फुल फॉर्म पूछते हैं बेसिलस कामेट गुरिन। इसके लिए दी जाती है टीबी के लिए। इसकी डोज होती है अगर बिफोर 1 मंथ बर्थ टू 1 मंथ के बीच में दे रहे हैं तो 0.05 ml, और आफ्टर 1 मंथ टू 1 ईयर देते तो 0.1 ml इसकी डोज होती है। और अगर साइड पूछ ले तो लेफ्ट अपर आर्म में इसको लगाते हैं, और लेफ्ट अपर आर्म में इसको लगाने के बाद स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इसके अंदर से जो पूछते हैं बीसीजी वैक्सीन के अंदर से, इसके अंदर जो कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है, तो इसका स्ट्रेन जो है वो हो गया आपका डेनिस 1331। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सारे जो एग्जाम में बीसीजी वैक्सीन से बार बार पूछे गए हैं। एक और इसमें से एमसीक्यू पूछा जाता है कि बीसीजी वैक्सीन को इससे डाइल्यूट करते हैं, तो वो हो गया आपका नॉर्मल सेलाइन। और डिस्कार्ड कितनी देर बाद कर देते हैं? 6 आवर्स, यानी डाइल्यूशन के 6 आवर के बाद में बीसीजी वैक्सीन को हम डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद में इसको अपन यूज़ नहीं लगते हैं, लेफ्ट अपर आर्म में लगाते हैं, और इसको लगाने के बाद में स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बीसीजी के बारे में बार बार रिपीटेडली पूछी गई है। ओपीवी का नाम पूछता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, जिसको साबिन भी बोलते हैं। किल्ड वैक्सीन शाक। हीट रेजिस्टेंट आता है तो टीटी होगा, और हीट सेंसिटिव आता है तो ओपीवी। रोटा वायरस की जो रूट पूछते हैं ओरली। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी, सबसे ज़्यादा बीसीजी से पूछा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज रे सिंड्रोम इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच ड्रग थेरेपी? ऑप्शन ए क्लोरेम्फेनिकोल, ऑप्शन बी वेंकोमाइसिन, ऑप्शन सी नाइट्रेट्स, ऑप्शन डी एस्पिरिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी एस्पिरिन। तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करते हैं। एस्पिरिन को हम सेलिसलेट टॉक्सिसिटी के नाम से जाना जाता है, और इसका जो अर्ली साइन है सेलिसलेट टॉक्सिसिटी का होता है रिंगिंग इन ईयर, टिनिटस इसको हम बोलते हैं। इसमें से ये क्वेश्चन बनता है कि सेलिसलेट टॉक्सिसिटी का फर्स्ट साइन है रिंगिंग इन ईयर। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्लोरेम्फेनिकोल में क्या देखने को मिलता है? ग्रे बेबी सिंड्रोम। ये चारों एमसीक्यू है, चारों ड्रग से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं? ग्रे बेबी सिंड्रोम किससे देखने को मिलता है?
क्लोराम्फेनिकोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेंकोमाइसिन। वेंकोमाइसिन से हमें क्या देखने को मिलेगा, रेडमैन सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रेट्स। अगर नाइट्रेट्स की वजह से कॉम्प्लिकेशन हो वो होगा आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। नाइट्रेट्स में से आपको क्वेश्चन आएगा, ये किस में देखने को मिलता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, इन्फेंट जो होता है उसके अंदर। अब क्वेश्चन है कि नाइट्रेट्स की पॉइजनिंग इन्फेंट्स के अंदर कैसे होती है। जो इन्फेंट्स होते हैं उसके अंदर फार्मूला फीडिंग के लिए जो कॉन्स्टिट्यूट तैयार किए जाते हैं, फार्मूला फीडिंग के लिए, यानी कि फीडिंग करवाने के लिए कई सारे मार्केट में फार्मूलाज प्रेजेंट होते हैं। तो फार्मूला फीडिंग के लिए अगर जो वाटर यूज किया जाता है, अगर उसके अंदर नाइट्रेट्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और उस फार्मूला फीडिंग से बने हुए फीडिंग फार्मूला को हम इन्फेंट्स के अंदर देते हैं तो उसके अंदर नाइट्रेट्स पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं और हमें ब्लू बेबी सिंड्रोम देखने को मिलता है। और सैलिसिलेट से हमें रेस सिंड्रोम देखने को मिलता है। एक और होता है कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग से हमें कार्बन बेबी हमें देखने को मिलता है। तो सारे एमसीक्यू है, वन लाइनर में पूछे जाते हैं। ब्लू स्पेल एक और एमसीक्यू बनता है इससे रिलेटेड। ब्लू स्पेल्स ये किस में देखने को मिलता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में। तो ये चारों चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लोराम्फेनिकोल से ग्रे बेबी, वेंकोमाइसिन से रेडमैन सिंड्रोम, नाइट्रेट से ब्लू बेबी सिंड्रोम और एस्प्रिन से रे सिंड्रोम हमें देखने को मिलता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में। ये अप्लाइड एमसीक्यू है, फेवरेट एमसीक्यू है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। पेशेंट इज रिसीविंग कंटिन्यूस वारफेरिन थेरेपी in order to check therapeutic effectiveness of warfarin therapy, what is the appropriate test। पहले आप क्वेश्चन को समझ लिए। एक पेशेंट है जिसको कंटिन्यूसली वारफेरिन थेरेपी चल रही है। अब वारफेरिन थेरापेटिक इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए, यानी कि वारफेरिन इफेक्टिव है या नहीं है, कौन सा अप्रोप्रिएट टेस्ट होगा, कौन सी चीज़ से हमें पता चलेगा कि वारफेरिन जो हम दे रहे हैं पेशेंट के अंदर इफेक्टिव है। ऑप्शन ए एपीटीटी, ऑप्शन बी PTINR, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स काउंट, ऑप्शन डी ब्लीडिंग टाइम। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी PTINR। इसमें हमेशा आप याद रखिए दो चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है, एक होता है आपका हिपेरिन से, एक होता है आपका वारफेरिन से। दोनों की इफेक्टिवनेस पूछने के लिए हमें कौन सा टेस्ट किया जाता है, ये दोनों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको ये याद रखना है, वारफेरिन के लिए हमेशा PTINR टेस्ट किया जाता है और हिपेरिन के लिए APTT। दोनों की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए जो दो टेस्ट किए जाते हैं वारफेरिन के अंदर, आपको याद रखने का तरीका, जैसे वारफेरिन के अंदर एन आता है और INR के अंदर भी एन आता है, तो एन से एन आपको याद रखना है। दूसरा कन्फ्यूजन आपका ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अब इसमें हमें और क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे किस पेशेंट की वारफेरिन थेरेपी चल रही है तो इसका जो PTINR लेवल है नॉर्मल से इंक्रीज देखने को मिलेगा। एक रेंज होती है, अगर उस रेंज से ज़्यादा है तो हमें पता चल जाएगा कि वारफेरिन इफेक्टिव है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बार बार पूछा जाता है, एनक्लेक्स बेस्ड एमसीक्यू है। तो चलिए इसके बारे में और डिस्कस हम करते हैं, वारफेरिन के बारे में कि किस तरीके से इसके अंदर से क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं। जैसे मान लीजिए वारफेरिन है, सबसे पहले इसका जो रूट होता है ओरली, तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, ये एंटीकोगुलेंट यानी क्लॉट फॉर्मेशन को रोकने के लिए दिया जाता है। फर्स्ट एमसीक्यू ओरली दिया जाता है। सेकंड, इसका एंटीडोट पूछा जाता है। एंटीडोट है इसका विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग में दो पाथवे होते हैं, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो ये कौन से पाथवे पे काम करती है वारफेरिन, एक्सट्रिंसिक पाथवे पे काम करती है। सारे एमसीक्यू आपको याद रखना है। अब जो हमारा एमसीक्यू था कि वारफेरिन अगर चल रहा है तो उसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट किया जाता है, वो हो गया हमारा चेक PTINR। आपको ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम देख लेते हैं कि पहले नॉर्मल वैल्यू क्या होती है PTINR की, क्योंकि बार बार क्वेश्चन आते हैं PTINR और APTT में से जो हम कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नॉर्मल पहले हम PT की बात करते हैं। PT का मतलब होता है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन बनने के लिए कितना समय लगता है, वो हो गया आपका 10 to 12 सेकेंड्स। नॉर्मल पेशेंट के अंदर बात कर रहे हैं, इसके अंदर हिपेरिन अभी थेरेपी नहीं चल रही है, नॉर्मल हम बात कर रहे हैं, तो उसका PT है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम है 10 to 12 सेकेंड। अगर INR की बात करें तो वो होता है लेस देन 1.1, जिसके फुल फॉर्म में इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशो। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ये तो था नॉर्मल, जिस पेशेंट में वारफेरिन नहीं चल रहा, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, ये नॉर्मल फाइंडिंग है। अब किसी पेशेंट को अगर वारफेरिन थेरेपी चल रही है और तब हम अगर उसका PTINR चेक करते हैं तो वो होना चाहिए 2 to 3 के बीच में, ये भी नॉर्मल है। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि अगर नॉर्मल पेशेंट है, इसकी हिपेरिन थेरेपी नहीं चल रही है, तो इसका INR होना चाहिए लेस देन 1.1 m। और अगर
पेशेंट के अंदर वारफेरिन थेरेपी चल रही है और उसका PTINR हम चेक करते हैं तो ये नॉर्मल रेंज होती है 2 to 3, इसके बीच में रहना चाहिए। अब हमें कैसे पता लगेगा कि वारफेरिन इफेक्टिव है या नहीं है? हम PTINR चेक करेंगे। अगर वो लेस देन 2 है तो इसका मतलब है कि चांसेस ऑफ क्लॉट यानी कि इंक्रीज डोज ऑफ वारफेरिन, यानी कि वारफेरिन इफेक्टिव नहीं है, हम कम डोज दे रहे हैं। हमें जो आइडियल जो वो चाहिए रेफरेंस वो होगा 2 to 3, जो रेफरेंस रेट चाहिए हमें PTINR की वो 2 to 3 होनी चाहिए वारफेरिन देने के बाद में। अगर 2 से कम है तो इससे हमें पता लगेगा कि चांसेस ऑफ क्लॉट है, क्योंकि वारफेरिन हम क्लॉट के फॉर्मेशन को रोकने के लिए देते हैं। तो हम ऐसे में क्या करेंगे, अगर 2 से कम है तो हमें इंक्रीज डोज ऑफ वारफेरिन। इसमें से हमसे क्यों बनता है कि किसी कोई पेशेंट है वारफेरिन थेरेपी पे है और उसका PTINR 2 से कम है, तो हम क्या करेंगे, डोज को रोक देंगे, बढ़ा देंगे, क्या करेंगे? तो हमें डोज बढ़ानी है क्योंकि वो इफेक्टिव नहीं है, हमें और डोज की रिक्वायरमेंट है। और वैसे अगर 3 से ज़्यादा है यानी कि चांसेस ऑफ ब्लीडिंग ज़्यादा, हमने एंटीकोगुलेंट ज़्यादा जो वारफेरिन है वो हमने पेशेंट के अंदर दे दिया और ब्लीडिंग होने के चांसेस उसके अंदर है, तो हम उसको क्या करेंगे, डोज को हम डिक्रीज कर देंगे। तो ये कुछ कंडीशन है, जैसे कि PTINR बढ़ा हुआ तो क्या सजेस्ट कर रहा है कि या तो पेशेंट वारफेरिन थेरेपी पे है या कोई पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर या विटामिन की डिफिशियंसी है। तीनों ही कंडीशन में जो PTINR है पेशेंट का वो इंक्रीज होता है। इसको इतना एक्सप्लेन करने का रीज़न ये था कि इसमें से बार बार क्वेश्चन बनते कन्फ्यूजिंग होता है। कई बार हम सिर्फ नॉर्मल ड्यूरेशन याद कर लेते हैं कि 10 से 12 सेकंड होता है और लेस देन 1.1 होता है, लेकिन वारफेरिन चल रही है तो जो नॉर्मल फाइंडिंग होगी वो होगी 2 to 3 और विदाउट वारफेरिन लेस देन 1.1। 2 से कम है तो वारफेरिन बढ़ाना है और 3 से ज़्यादा है तो वारफेरिन को स्टॉप करना है या डोज को डिक्रीज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वारफेरिन के अंदर याद रखना है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वारफेरिन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर पे काम करती है, ये आ गया, वो हो गया आपका 1, 2, 5 और 10 और एक्सटेंसिव पाथवे पे। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किया है। चलिए हमारा जो एमसी किताब समझ में आ रहा है कि वारफेरिन थेरेपी चल रही है इन ऑर्डर टू चेक थेरापेटिक इफेक्टिवनेस, यानी थेरापेटिक इफेक्टिवनेस वारफेरिन की चेक करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करेंगे, PTINR। और वो PTINR कितनी रेंज में आना चाहिए, 2 से 3। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं। इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यू है, ए पेशेंट हु इज कंटिन्यूस ऑन IV heparin therapy has an APTT of 105 seconds. What should be the next action as per finding of APTT value? Option A, continues the heparin because no changes is needed as APTT value is normal. Option B, immediately increase flow rate of heparin because the APTT is too low. Option C, immediately decrease flow rate of heparin because the APTT is too high. And option D, check the PTINR report to check therapeutic effectiveness of heparin therapy. एक अप्लाइड क्वेश्चन का पार्ट है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हमने ये क्वेश्चन ऐड करा है। जैसे हमने वारफेरिन के बारे में डिस्कस किया, इसमें IV हेपेरिन थेरेपी के बारे में पूछ रहा है। किसी पेशेंट को IV हेपेरिन थेरेपी चल रही है और अगर हम उसका APTT चेक करते हैं और वो 105 सेकेंड है तो ये फाइंडिंग हमें क्या सजेस्ट करेगी, इस बेसिस पे हमें क्या नर्सिंग एक्शन करना होगा। पहला है कि हम हेपेरिन को कंटिन्यू चलने देंगे क्योंकि APTT वैल्यू इसके अकॉर्डिंग नॉर्मल है। सेकंड है हम फ्लो रेट को बढ़ा देंगे क्योंकि APTT बहुत ज़्यादा कम है। थर्ड है जो इमीडिएटली हम फ्लो रेट को डिक्रीज कर देंगे हेपेरिन की क्योंकि APTT इज़ टू हाई। एंड फोर्थ वन इज PTINR चेक करेंगे क्योंकि APTT से हमें हेपेरिन के बारे में पता नहीं चलेगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C, इमीडिएटली डिक्रीज द फ्लो रेट ऑफ हेपेरिन बिकॉज द APTT इज़ टू हाई। हमने अभी रिसेंट एमसीक्यू के अंदर डिस्कस किया था कि जो वारफेरिन होता है उसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हम PTINR रिपोर्ट करवाते हैं और हेपेरिन की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हम APTT टेस्ट हम करवाते हैं। तो इसको हम जैसे हेपेरिन के बारे में डिस्कस किया, वारफेरिन के बारे में हमने डिस्कशन किया है, तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हेपेरिन के बारे में क्या क्या क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछने को मिलता है। हम सबसे पहले बात करें हेपेरिन कौन सी कैटेगरी के अंदर, एंटीकोगुलेंट के अंदर। इसका जो एंटीडोट होता है वो फर्स्ट एमसीक्यू एंटीडोट पूछा जाता है प्रोटामिन सल्फेट। क्लोटिंग जो पाथवे होता है कौन से पाथवे पे काम करता है, इंट्रिंसिक पाथवे। वारफेरिन किस पे कर रहा था, एक्सट्रिंसिक पाथवे पे और हेपेरिन इंट्रिंसिक पाथवे। अब जो क्वेश्चन है कि हेपेरिन की इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा, वो हो गया आपका एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम यानी कि APTT। अब इसकी नॉर्मल रेंज की हम बात करते हैं, ये होना चाहिए 30 to 40 सेकेंड्स। किसकी हम बात कर रहे हैं, APTT की। अगर सिर्फ PTT की बात करें तो ये 60 to 70 सेकंड होता है, ये याद रखने के लिए रख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन APTT इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योंकि MCQ से बार बार हमें कन्फ्यूजन देखने को मिलता है कि APTT की नॉर्मल वैल्यू 30 to 40 सेकेंड। अब बात करते हैं अगर किसी पेशेंट को हेपेरिन थेरेपी चल रही है तो उसके अंदर नॉर्मल फाइंडिंग हम मानेंगे
1.5 to 2.5 टाइम, यानी कि 1.5 से 2.5 गुना, यानी कि 30 से 40 सेकंड का 1.5 से 2.5 गुना अगर उसके अंदर बढ़ा हुआ है एपीटीटी तो वो नॉर्मल रेंज के अंदर आएगा अगर पेशेंट को हेपेरिन थेरेपी चल रही है। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, किसी नॉर्मल पेशेंट का एपीटीटी जो है वो 40 सेकंड था बिफोर हेपेरिन थेरेपी, और हमने हेपेरिन थेरेपी स्टार्ट करी है, तो 40 का 1.5 गुना हो गया 60 और 40 का 2.5 गुना हो गया 100, यानी कि 60 से 100 के बीच में अगर हम हेपेरिन थेरेपी के बाद उसका चेक करते हैं और हमें एपीटीटी 60 से 100 के बीच में आता है, तो ये क्या नॉर्मल फाइंडिंग है या अब नॉर्मल फाइंडिंग है? ये हमारी नॉर्मल फाइंडिंग है। क्यों? क्योंकि पेशेंट हेपेरिन थेरेपी है इसलिए बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन 1.5 से 2.5 गुना से ज़्यादा, यानी मोर देन 2.5 अगर हमें बढ़ा हुआ मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? हेपेरिन को स्टॉप करेंगे। और लेस देन 1.5 गुना से कम देखने को मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? हेपेरिन की डोज बढ़ाएंगे। जैसे वारफेरिन में हम कर रहे थे पीटीआईएनआर देख के, वैसे ही हम इसके अंदर करेंगे। तो हमारा एमसीक्यू क्या था? एमसीक्यू था कि एपीटीटी पेशेंट का 105 सेकंड है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नॉर्मल रेंज है वो 60 to 100 सेकंड आता है अगर हम एग्जाम्पल की बात करें। तो हम जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, इमीडिएटली डिक्रीज द फ्लो रेट ऑफ हेपेरिन बिकॉज द एपीटीटी इज टू हाई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एपीटीटी और पीटीआईएनआर में डिफरेंस कर सकते हैं। वारफेरिन के लिए पीटीआईएनआर करते हैं और हेपेरिन के लिए एपीटीटी करते हैं। एपीटीटी जो होता है 1.5 to 2.5 बड़ा होना चाहिए, और वारफेरिन 2 to 3 रेंज में होना चाहिए। नॉर्मल रेंज होता है 1.1 से कम। वारफेरिन की केस की बात करें, इसके अंदर हम बात करें तो 40 to 60 सेकेंड। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ये एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जो पूछा जाता है एमसीक्यू, बस वही इतना ही पूछा जाता है कि वारफेरिन में कौन सा टेस्ट करेंगे और हेपेरिन में कौन सा टेस्ट, इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए। बाकी मैंने आपको डिटेल से अच्छे से समझा दिया, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा? ऑप्शन ए प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन बी एचसीजी, ऑप्शन सी रिलैक्सिन, ऑप्शन डी प्रोलेक्टिन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी प्रोलेक्टिन। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्लेसेंटा के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट नहीं किया जाता है? प्रोजेस्ट्रॉन भी सीक्रेट किया जाता है, एचसीजी भी सीक्रेट किया जाता है, रिलैक्सिन भी सीक्रेट किया जाता है, और प्रोलेक्टिन सीक्रेट नहीं किया जाता है। प्लेसेंटा हम बात करते हैं प्लेसेंटा, तो प्लेसेंटा के अंदर हार्मोन कौन कौन से होते हैं? जो मेन प्लेसेंटल हार्मोन होता है एचसीजी। एचसीजी में क्या क्वेश्चन बनता है? इसको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। यानी प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा हार्मोन चेक करते हैं? एचसीजी। कहाँ से सीक्रेट होता है? इसमें से भी एमसीक्यू बनता है। ये होता है हमारी जो प्लेसेंटा है, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। तो सेल्स में से क्वेश्चन बनता है कि प्लेसेंटा की कौन सी सेल से या कौन सी सेल से एचसीजी का सिक्रेशन होता है? ये हो गया आपका सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन हमने बात की थी कि ओवुलेशन के लिए कार्पस लुटेरियम से सीक्रेट होता है। और जब प्रेगनेंसी की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ अमाउंट में प्लेसेंटा भी प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रेशन करती है। तो ये सारे एमसीक्यू बनते हैं। एचसीजी का कई बार नॉर्मल लेवल पूछ लेते हैं, तो 100 to 200 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। ये कब देखने को मिलता है? प्रेगनेंसी के फर्स्ट 60 to 70 डेज के अंदर, और बाद में जाके एक कॉन्स्टेंट हो जाता है कितने लेवल पे? 10 to 20 इंटरनेशनल पर ml। यानी कि आफ्टर 100 डेज बाद अगर हम चेक करें प्रेगनेंसी में तो इसका लेवल कॉन्स्टेंट हो जाएगा आफ्टर 100 डेज। लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो ये इनका लेवल बड़ा होता है। यही कारण है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यही कारण है कि हाइपरइमेसिस ग्रेविडरम, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको एक्सेसिव वोमिटिंग और नोजिया में देखने को मिलता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर एचसीजी का लेवल इंक्रीज होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से हाइपरइमेसिस ग्रेविडरम में देखने को मिलता है। बाद में कॉन्स्टेंट हो जाता है तो हमें हाइपरइमेसिस ग्रेविडरम थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा में देखने को मिलता है। तो प्रोजेस्टेरोन का क्वेश्चन हो गया। एचसीजी में से क्वेश्चन जो ये पूछे जाते हैं कि सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट में सीक्रेट किया जाता है। रिलैक्सिन ये भी प्लेसेंटा सीक्रेट करता है। ये क्या करता है? जो ड्यूरिंग डिलीवरी जो आपकी जो जैसे ये बेबी है और इसको डिलीवर होना, तो ये जो बोन है आपकी पेल्विक बोन, इसको रिलैक्स करता है ताकि इजीली बेबी डिलीवर हो सके। तो रिलैक्सिन का ये काम है। और प्रोलेक्टिन है, प्रोलेक्टिन का सीक्रेशन प्लेसेंटा से नहीं होता है। ये कहाँ से सीक्रेट होता है? हमारी पोस्टर नहीं, प्रोलेक्टिन का सीक्रेशन, प्रोलेक्टिन का जो मेन फंक्शन है, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि प्रोलेक्टिन किस लिए हेल्पफुल होता है? ये हमारे लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेट डाउन रिफ्लेक्स यानी कि मिल्क जो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो मिल्क का जो सिंथेसिस है वो प्रोलेक्टिन के द्वारा किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। एंटेरियर पिट्यूटरी से इसका सिक्रेशन होता है प्रोलेक्टिन का। नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं। इन विच टाइप ऑफ मेंस्ट्रुएशनल अबनॉर्मलिटी
फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज इंक्रीज्ड? ऑप्शन ए हाइपरमेनोरिया, ऑप्शन बी पोलीमेनोरिया, ऑप्शन सी मेट्रोरेजिया, ऑप्शन डी ओलिगोमेनोरिया। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी पोलीमेनोरिया। चलो एमसीक्यू को हम समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी मेंस्ट्रुएशनल अबनॉर्मलिटी है जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। दो चीज़ों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन को हम समझते हैं, एक होता है ड्यूरेशन और एक होता है फ्रीक्वेंसी। पहले आपको इन दोनों को समझना होगा कि ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ड्यूरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ड्यूरेशन बढ़ जाना, यानी कि मान लीजिए कोई चीज़ 7 डेज में हो रही है, लेकिन अगर वो 7 डेज से जो 9 डेज में हो रही है, 10 डेज में हो रही है, यानी कि इसका ड्यूरेशन बढ़ रहा है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई भी चीज़ हर 5 दिन में रिपीट हो रही है, हर 5 डेज के इंटरवल पे रिपीट हो रही है, या 28 डेज के इंटरवल पे रिपीट हो रही है, तो ये जल्दी जल्दी रिपीट होने लग जाती है। मान लीजिए 28 डेज पे रिपीट होने लग गई, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया कि फ्रीक्वेंसी मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर अबनॉर्मलिटी फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज इंक्रीज, यानी कि फ्रीक्वेंसी कौन सी मेंस्ट्रुएशन अबनॉर्मलिटी के अंदर बन जाएगी, तो ये हो गया हमारा आंसर पोलीमेनोरिया। इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरमेनोरिया की। हाइपरमेनोरिया क्या है? अगर 80 ml से ज़्यादा और मोर देन 7 डेज अगर ब्लीडिंग होती है तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? हाइपरमेनोरिया के अंदर। नॉर्मल अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन ब्लड की तो 20 to 80 ml के बीच में मेंस्ट्रुएशन ब्लड का लॉस होता है। और अगर एवरेज बात करें, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एवरेज ब्लड लॉस कितना होगा, तो वो होगा आपका 35 ml। और जो ब्लीडिंग फेज होती है वो होती है आपकी 2 to 7 डेज। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 7 डेज से भी ज़्यादा और 80 ml से ज़्यादा का क्राइटेरिया है, तो हम उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपरमेनोरिया। और हाइपरमेनोरिया का दूसरा नाम होता है मीनोरेजिया। हाइपरमेनोरिया को हम बोलते हैं मीनोरेजिया। तो इसमें से क्या क्वेश्चन पूछेगा कि अगर 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस और 7 डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरमेनोरिया। सेकेंड हम बात करते हैं पोलीमेनोरिया, जो कि हमारा एमसीक्यू था। इसके अंदर क्या होता है? इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए नॉर्मली हम देखते हैं कि 28 दिन के बाद हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल का रिपीटेशन होता है, तो इस हिसाब से जो 1 ईयर के अंदर 30 मेंसेस, यानी 30 मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट होती है 1 ईयर के अंदर। लेकिन अगर पोलीमेनोरिया की हम बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने लगेगी। यानी मान लीजिए कि 28 डेज पे आ गई, फ्रिक्वेंटली आती रहती है, 28 डेज पे जाके कांस्टेंट हो जाती है। ये भी एमसीक्यू बनता है कि पोलीमेनोरिया में कांस्टेंट फेज कब पे आती है, तो 21 डेज, इससे ज़्यादा कम नहीं होगा। तो 21 डेज की एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है, तो इस हिसाब से जो एक साल के अंदर मोर देन 13 मेंसेस होगा। क्योंकि अगर हम नॉर्मली बात करें तो 48 डेज की मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इसलिए 13 मेंसेस हमें एक साल में देखने को मिलता है। लेकिन अगर 21 डेज यानी कि जल्दी जल्दी आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी हो रही है, यानी कि 21 डेज के रिपीटेशन पे इंटरवल पे ही अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट हो रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फ्रीक्वेंसी बढ़ना। तो इसमें भी ऑल ओवर ब्लड लॉस होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक साल के अंदर 13 से ज़्यादा मेंसेस आ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल देंगे? पोलीमेनोरिया। थर्ड हम बात करते हैं मेट्रोरेजिया। क्या होता है? मेट्रोरेजिया होता है असाइक्लिक इर्रेगुलर ब्लीडिंग। इसमें से एमसीक्यू क्या बनता है? ये डायरेक्ट इसमें डेफिनेशन देते हैं कि असाइक्लिक इर्रेगुलर ब्लीडिंग इज कॉल्ड मेट्रोरेजिया। इसमें से एक और एमसीक्यू जो बनता है, जितने भी हम अगर ऑब्स्टेट्रिक्स में बात करें, गायनिकोलॉजी के अंदर जितनी भी मेंस्ट्रुएशन अबनॉर्मलिटी होती है, वो सारी किसके अंदर काउंट की जाती है? आपकी मेट्रोरेजिया के अंदर। यानी जो डायग्नोसिस बनाया जाता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड, जो भी गायनिकोलॉजिस्ट बनाती है, वो सब मेट्रोरेजिया के अंदर इंक्लूड करती है। तो ये एमसीक्यू आपका बनता है मेट्रोरेजिया के अंदर। एक और चीज़ जो मेट्रोरेजिया के अंदर है, जो लॉन्गेस्ट साइकिल है और शॉर्टेस्ट साइकिल के बीच का ड्यूरेशन 7 दिन से ज़्यादा उनमें डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करें ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया के अंदर क्या होगा? ये उल्टा होता है इसका, किसका? हाइपरमेनोरिया का। हाइपरमेनोरिया में 80 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा था और 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग फेज चल रही थी। और वैसे ओलिगोमेनोरिया के अंदर 20 ml से भी कम ब्लड लॉस होगा और लेस देन 2 डेज साइकिल चलेगी। लेस देन 2 डेज ब्लीडिंग फेज होगी। जो ब्लीडिंग फेज नॉर्मली 2 to 7 डेज होती है, ये लेस देन 2 डेज होगी, तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोमेनोरिया। तो ये किसका उल्टा है? हाइपरमेनोरिया का। वैसे पोलीमेनोरिया का उल्टा होता है, फिर ये पोलीमेनोरिया का उल्टा है ओलिगोमेनोरिया। ये आपको करेक्शन करना है। तो ये चीज़ मैंने बताई है कि लेस देन 20 ml, ये हाइपोमेनोरिया है। ये हाइपरमेनोरिया का उल्टा होता है हाइपोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया के अंदर क्या होगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 दिन की थी, वो 35 डेज की हो जाएगी। तो एक साल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल
कम आएंगे, लेकिन क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन बढ़ा तो ऑल ओवर ब्लीडिंग हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, और इसके अंदर जो ओवुलेशन होगा वो होगा 14th 21th डे पे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हाइपरमोनेरिया के अंदर 80 ml से ज़्यादा ब्लड और 7 दिन से ज़्यादा ब्लीडिंग, और इसका उल्टा होगा हाइपोमोनेरिया जिसके अंदर 20 ml से कम ब्लीडिंग और 2 दिन से कम ब्लीडिंग। और वैसे ही पॉलीमोनेरिया और ओलिगोमोनेरिया एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये चीज़ हमने डिस्कस करी है इसमें। चलिए नेक्स्ट टाइम से क्योंकि हम बात करते हैं, विच टाइप ऑफ लंग्स सेल सिक्रेट्स द सर्फेक्टेंट्स? ऑप्शन ए टाइप 1 एल्वुलर सेल्स, ऑप्शन बी टाइप 2 एल्वुलर सेल्स, ऑप्शन सी एल्वुलर मैक्रोफेजेस, ऑप्शन डी एल्वुलर फाइब्रोब्लास्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी टाइप 2 एल्वुलर सेल्स। ये हमसे भी बार बार पूछा जाता है सिंगल लाइनर के अंदर, तो हम वन बाय वन बात करते हैं। पहले बात करें सर्फेक्टेंट क्या होता है। सर्फेक्टेंट यानी कि लंग्स के अंदर सर्फेक्टेंट्स ऐसा एक तरीके से केमिकल रिलीज किया जाता है, ये एक लिपोप्रोटीन्स होते हैं। इसका फंक्शन पूछते हैं कि सर्फेक्टेंट्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। ये क्या करते हैं, डिक्रीज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी कि जो लंग्स के प्लूरा है, जो उसकी लेयर है, उसके अंदर सरफेस टेंशन को बढ़ने नहीं देते, डिक्रीज यानी कि फ्रिक्शन को कम करते हैं। ये कौन होते हैं, सर्फेक्टेंट। ये दो होते हैं इसके अंदर। बेसिकली हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिसिन। ये दो सर्फेक्टेंट होते हैं जो सरफेस टेंशन का काम करने का पड़ता है। इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका वर्क में से पूछा था कि किस तरीके से इसका काम है। ये क्या करता है, डिक्रीज सरफेस टेंशन। और कौन से होते हैं, लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिसिन। किससे सीक्रेट होते हैं, टाइप 2 एल्वुलर सेल से। बस इतने यही एमसीक्यू बनता है। टाइप 1 एल्वुलर सेल्स होती है जो कि मोस्ट अबंडेंट होती है, यानी कि 80% अगर हम बात करें तो, या 90%, मोर देन 90% या 95% टाइप 1 एल्वुलर सेल होती है लंग्स के अंदर, और 5% के अप्रोक्स टाइप 2 एल्वुलर सेल्स होती है जो कि सर्फेक्टेंट का रिलीज करती है। टाइप 1 एल्वुलर सेल का क्या काम है, ये कवरिंग काम करती है, यानी गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा तो ये क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज। जो भी हम इनहेलेशन एक्सपायरेशन जो भी हम करते हैं, तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ पे होता है, ये टाइप 1 एल्वुलर सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। टाइप 2 की अगर बात करें तो ये सर्फेक्टेंट का सिक्रेशन करती है। एल्वुलर मैक्रोफेज क्या करती है, तो इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि जो भी फॉरेन पार्टिकल है उनको रिमूव करने का काम करती है। और इनका दूसरा नाम क्या है, एल्वुलर मैक्रोफेज को ही हम डस्ट सेल के नाम से भी जानते हैं। और फोर्थ वन इज एल्वुलर फाइब्रोब्लास्ट। ये क्या करते हैं, ये फाइब्रस टिश्यू का फॉर्मेशन करती है लंग्स के अंदर। तो ये चारों एमसीक्यू है, चार नहीं, इसमें से दो जो मेनली एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि गैसियस एक्सचेंज के लिए कौन सी सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, टाइप 1, और सर्फेक्टेंट के लिए टाइप 2 एल्वुलर सेल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डिस्फेसिया, यानी कि डिस्फेसिया का क्या मतलब है। ऑप्शन ए डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, ऑप्शन बी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ऑप्शन सी डिफिकल्टी इन स्पीच, ऑप्शन डी डिफिकल्टी इन डाइजेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज डिफिकल्टी इन स्पीच। चलिए इसके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया कि डिस्फेसिया का मतलब क्या है, तो अलग अलग कंडीशन में पूछेगा। डिफिकल्टी इन स्वेलिंग को हम बोलते हैं डिस्फेजिया। तो मेन चीज़ जो हमें ध्यान देनी है, डिस्फेसिया और डिस्फेजिया के अंदर सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, जी और एस का। तो आपको याद रखने के लिए इस तरीके से याद रखना कि अगर एस आ रहा है तो एस से मतलब होता है स्पीच। अगर एस आ रहा है तो डिफिकल्टी इन स्पीच होगा, और जी आ रहा तो डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग होगा। डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हम बोलते हैं डिस्निया हम बोलते हैं। और इसके अंदर पोजीशन पूछते हैं कि पेशेंट को डिस्निया हो रहा है तो हम कौन सी देते हैं, हाई फाउलर या सेमी फाउलर पोजीशन को हम प्रोवाइड कराते हैं। पोजीशंस का इसमें क्वेश्चन आता है। डिफिकल्टी इन स्पीच इसको हम बोलते हैं कि डिस्फेसिया, और डिफिकल्टी इन डाइजेशन को हम बोलते हैं डिस्पेप्सिया। जहाँ भी डिस वर्ड लग जाता है उसको उसका मतलब होता है अबनॉर्मलिटी या पेनफुल। दो चीज़ें होती है डिस का मतलब अबनॉर्मलिटी या पेनफुल। जैसे मान लीजिए अगर डिस्मेनोरिया आ रहा है, डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। आपको जो इसमें जो ध्यान देना है कि एस और जी में कंफ्यूज नहीं होना। अगर एस आ रहा है तो स्पीच होगा, और जी आ रहा है तो स्वेलोइंग से रिलेटेड हमें वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू की हम बात करते हैं। इन आइसबर्ग फिनोमेना द सबमर्ज्ड पार्ट रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन ए क्लिनिकल केसेस, ऑप्शन बी सिम्टोमेटिक केसेस,
ऑप्शन सी डेथ, ऑप्शन डी कैरियर्स। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कैरियर। चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आइसबर्ग फिनोमेना क्या है। मान लीजिए ये एक आइसबर्ग है, यानी कि बर्फ का एक पहाड़ है, और ये हो गया आपका पानी का लेवल, यानी कि सी लेवल पे या समुद्र में ये डूबा हुआ है। इस तरीके से आप इसको समझने की कोशिश करें तो इसको जो जो दिखने वाली जो पानी से ऊपर वाली है, इसको हम बोलते हैं टिप ऑफ द फ्लोटिंग आइसबर्ग। ये कंप्लीट क्या है, आइसबर्ग है। आइसबर्ग अगर इसमें दो पार्ट में अगर डिवाइड करें तो ये हो गया इसका टिप, और ये हो गया इसका सबमर्ज्ड पार्ट। सबमर्ज्ड का मतलब होता है डूबा हुआ, यानी कि पानी के अंदर डूबा हुआ, ये हमें दिखाई नहीं दे रहा, फिर पानी के ऊपर हमें ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो जो दो एमसीक्यू बनते हैं एग्जाम में इसमें से कि जो दिखाई दे रहा है, जो पार्ट जो विजिबल पार्ट है वो क्या शो करता है, और जो सबमर्ज्ड पार्ट है जो कि डूबा हुआ है या इनविजिबल पार्ट है वो हमें क्या शो करता है। तो बेसिकली ये हमें डिजीज से रिलेटेड ये फिनोमेना दिया गया था। जितनी भी कम्युनिटी के अंदर जो डिजीज है उसको दो पार्ट में डिवाइड करा गया था इस फिनोमेना के अंदर, यानी कि जो विजिबल जो आइसबर्ग है वो किस किस चीज़ को शो करेगा। तो विजिबल आइसबर्ग के अंदर जो भी सिम्टोमेटिक केसेस है, सिम्टोमेटिक केसेस कम्युनिटी के अंदर, या क्लिनिकल केसेस या विजिबल केसेस इसको हम बोल देंगे, या फिर डेथ। ये चार चीज़ें अगर डायरेक्ट एग्जाम में पूछा गया है कि सिम्टोमेटिक, क्लिनिकल, विजिबल या डेथ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये जो टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि जो हमें दिख रहा है पानी के बाहर वाला पार्ट, इसका जो कॉन्सेप्ट है कि हमें जो दिख रहा है, यानी कि जो क्लिनिकल है, जो सिम्टोमेटिक है, जिसके सिम्टम हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है विजिबल वाले पार्ट के अंदर। कौन कौन सी चार वर्ड देकर इसमें आंसर पूछते हैं, सिम्टोमेटिक, क्लिनिकल, विजिबल और डेथ। डेथ भी इसके अंदर आता है क्योंकि डेथ हमें विजिबल है, किस पेशेंट की डेथ हो गई तो वो विजिबल है हमें, तो ये सारा विजिबल पार्ट में टिप ऑफ द आइसबर्ग में आता है। अब हम बात करते हैं सबमर्ज पार्ट की। हमारा एमसीक्यू यही था कि सबमर्ज पार्ट क्या शो करता है, तो ये होगा हमारा कैरियर। कैरियर किसको बोलते हैं, दो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक तो होता है पेशेंट जिसके अंदर हमें क्लिनिकल सिम्टम देखने को मिल रहे हैं कि वो पेशेंट वो बीमार है, हमें सिम्टम उसको शो हो रहे हैं। एक होता है कैरियर। कैरियर का मतलब होता है कि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट तो है लेकिन वो उसको अफेक्ट नहीं कर रहा, उसमें सिम्टम प्रेजेंट नहीं है अभी, तो हम इसको पता नहीं लगा सकते कि पेशेंट बीमार है या इसको कोई सिम्टोमेटिक है। तो अब इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला जो वर्ड ये ऐड किया जाता है इसके अंदर, एसिम्टोमेटिक केसेस। एसिम्टोमेटिक ऐसे केसेस जिसका सिम्टम्स नहीं आ रहे, वो किसके अंदर आएगा, सबमर्ज पार्ट के अंदर, यानी डूबे हुए पार्ट के अंदर। दूसरा होगा सब क्लिनिकल केसेस, सब क्लिनिकल केसेस। थर्ड वन इज कैरियर, एंड फोर्थ वन इज इनविजिबल केसेस। तो दो तरीके से आंसर पूछा जाएगा, अगर सिम्टोमेटिक, क्लिनिकल, विजिबल या डेथ इनमें से पूछा जा रहा तो ये क्या है, फ्लोटिंग ऑफ टिप, यानी जो दिखाई देने वाला पार्ट है वो रिप्रेजेंट करता है इन चार चीज़ों को, और जो नहीं दिखाई देने वाला पार्ट है और जो वाटर के नीचे सबमर्ज्ड है आइसबर्ग के नीचे, तो ये चार चीज़ें आती है उसके अंदर, एसिम्टोमेटिक, सब क्लिनिकल, कैरियर और इनविजिबल। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। बेसिकली हमारा क्वेश्चन यही था कि सबमर्ज पार्ट क्या शो कर रहा है, तो क्लिनिकल केसेस भी नहीं, सिम्टोमेटिक भी नहीं और डेथ, ये तीनों किसके अंदर है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग में शो होता है। और जो सबमर्ज पार्ट है उसके अंदर जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कैरियर। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द प्रोसीजर नेम इन विच रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट थ्रू ए नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। ऑप्शन ए गैस्ट्रिक गावेज, ऑप्शन बी डी कैनुलेशन, ऑप्शन सी गैस्ट्रेक्टमी, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन। चलिए एमसीक्यू को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए आपका स्टोमक है, मान लीजिए स्टोमक है, इसके अंदर कोई कंटेंट या फूड है जो भी हमने खाया वो इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इस कंटेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, यानी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब का मतलब होता है आपके नोज वाले एरिया से, नोज, नेजोगैस्ट्रिक के अंदर, नेजो का मतलब हो गया नोज और गैस्ट्रिक का मतलब हो गया स्टोमक, यानी कि नोज से स्टोमक के अंदर एक ट्यूब डाली जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइल्स ट्यूब या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। इस ट्यूब को डालने के बाद स्टोमक के जितने भी गैस्ट्रिक कंटेंट है, एयर है, उसको हम बाहर निकाल रहे हैं इस ट्यूब के थ्रू। इस ट्यूब के थ्रू हम इसको एस्पायरेट कर रहे हैं या गैस्ट्रिक कंटेंट को बाहर निकाल रहे हैं। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। गैस्ट्रिक गावेज का मतलब क्या होता है, अगर इस ट्यूब के, इसका उल्टा होता है, एनजी ट्यूब हम पेशेंट के अंदर डालते हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, और इसके थ्रू हम गैस्ट्रिक कंटेंट पेशेंट के अंदर, पेशेंट के अंदर हम अगर एंट्री कर रहे हैं नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से, हम स्टोमक के अंदर अगर कंटेंट दे रहे हैं
तो वो हो जाएगा आपका गैस्ट्रिक गावेज। गावेज का मतलब होता है एक तरीके से देना, यानी कि जो कि जितने भी न्यूट्रिटिव कंटेंट है या फिर कुछ भी फ्लूइड वगैरह या डाइट वगैरह हम अगर नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से हम स्टमक के अंदर दे रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक गावेज। यानी कि इसके अंदर फूड की जो एंट्री होगी वो नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से स्टमक के अंदर होगी, और इसका उल्टा होगा, अगर स्टमक से नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के द्वारा हम फूड को एस्पायरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन। यानी कि सर्जरी से पहले या बहुत सारा अगर उसके अंदर एयर कलेक्शन हो गया है या फिर हमें जितना भी फूड है स्टमक के अंदर, कोई स्टमक सर्जरी करी जाती है, गैस्ट्रिक सर्जरी की जा रही है, और इसके अंदर हमें जितना भी कंटेंट है उसको बाहर निकालना, तो हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डालते हैं और उसको कंटेंट को बाहर निकालते हैं। इस प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन। और इससे रिलेटेड हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लावेज। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। गावेज का मतलब होता है हम पेशेंट के अंदर न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले जो फूड होते हैं वो हम दे रहे हैं नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब से, और लावेज का मतलब होता है वो सब गैस्ट्रिक कंटेंट हम बाहर निकाल रहे हैं ट्यूब से। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाइड करके हमने बोला था गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन। डीकम्प्रेशन का मतलब ही वही है गैस्ट्रिक लावेज की तरह ही। इसके अंदर हम ट्यूब डालेंगे स्टमक के अंदर थ्रू द नेजल रूट, और उसके बाद में जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट है इसको हम बाहर निकाल लेंगे। गैस्ट्रिक इरिगेशन में हम जैसे पॉइजनिंग हो, किसी पेशेंट को पॉइजनिंग का केस है और पेशेंट ने जहर ओरली पेशेंट ने जहर पी लिया और हमें इमीडिएटली उस जहर को निकालना, तो हम नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे, इसका गैस्ट्रिक इरिगेशन करेंगे, एनएस से फ्लश करेंगे और इसको बाहर निकालेंगे, और इसको प्रोसीजर क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक लावेज। यानी गैस्ट्रिक डीकम्प्रेशन और गैस्ट्रिक लावेज थोड़ा सिमिलर है, तो आपको ये याद रखना है। सेकंड जो ऑप्शन था हमारा डीकैनुलेशन। डीकैनुलेशन का मतलब होता है यहाँ पे कैनुला से रिलेटेड नहीं है, ये है हमारी जो ट्रेकेस्टोमी ट्यूब है। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो हम उस प्रोसीजर को हम बोल देते हैं डीकैनुलेशन। इसमें से भी एमसीक्यू बनता है, क्योंकि डीकैनुलेशन से जिनको नहीं पता वो डायरेक्ट करने क्या जाता है? रिमूवल ऑफ कैनुला। नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा रिमूवल ऑफ ट्रेकेस्टोमी ट्यूब। ट्रेकेस्टोमी ट्यूब को निकालने को हम बोलते हैं डीकैनुलेशन। और गैस्ट्रेक्टमी का मतलब होता है कोई भी गैस्ट्रिक सर्जरी, गैस्ट्रिक का रिमूवल, यानी स्टमक का रिमूवल को हम क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक्टमी। अलग अलग टाइप की होती है, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट एमसीक्यू इज व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। यानी कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या सही है? ऑप्शन ए, इन द टीपीएन फैट प्रेजेंट इन द नॉन इमल्सिफाइड फॉर्म। ऑप्शन बी, टीपीएन वेक्स शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर 48 hours. Option C, TPN solution administration should be administered within 24 hours from the time they are prepared. Option D, TPN solution should be administered within 2 hours from the time they are prepared. And the correct answer is option C. क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो टीपीएन थेरेपी देते हैं ऐसे पेशेंट जो खुद अपने मुंह से खाना नहीं खा पा रहे या कोई गैस्ट्रिक सर्जरी हुई है उनके अंदर, तो जीआईटी रूट को इन्वॉल्व नहीं करना है हमें, तो डायरेक्ट हम आईवी रूट से या हम सेंट्रल वेनस कैथेटर डाल के पेशेंट को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मिक्सचर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? टीपीएन। तो इसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला था हमारा क्या? फैट इज प्रेजेंट इन द नॉन इमल्सिफाइड फॉर्म। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा है सी। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर टीपीएन के अंदर ये क्यों माना गया है। हमने बात करी थी पिछले क्वेश्चन सीरीज के अंदर कि टीपीएन के अंदर से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि इसको देने का रूट होता है हमारा सेंट्रल लाइन कैथेटर, पेरिफेरल से हम नहीं देते हैं, सेंट्रल लाइन कैथेटर से हम देते हैं। सेकंड होता है इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है डेक्सट्रोज फॉर्म के अंदर। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन जो होता है प्रोटीन किसके अंदर फॉर्म में प्रेजेंट होता है? अमाइनो एसिड। और फैट जो प्रेजेंट होता है ये होता है हमारा इमल्सिफाइड फैट, यानी कि फैट को इमल्सिफाइड किया जाता है इसके अंदर मिक्सचर के अंदर। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या था कि द फैट इज प्रेजेंट इन नॉन इमल्सिफाइड फॉर्म, तो ये गलत हो गया क्योंकि फैट तो इमल्सिफाइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर इसलिए सी माना गया। तो एक और एमसीक्यू इसके अंदर क्या बनता है? फैट को इमल्सिफाई करने के लिए हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? एग, सेफ्लॉवर ऑयल एंड सोयाबीन, ये तीन चीज़ें। तो इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा कि अगर किसी पेशेंट को एग से एलर्जी है, सोयाबीन से एलर्जी है, सेफ्लॉवर से एलर्जी है, तो हम इसको फैट जिसके अंदर इंक्लूडेड है उसको हम फैट इमल्सिफिकेशन नहीं देंगे या टीपीएन नहीं देंगे ऐसे पेशेंट को। इसलिए हम पेशेंट को हमेशा टीपीएन एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले एलर्जी चेक करनी है पेशेंट का, कि पेशेंट को एलर्जी तो नहीं है। अगर है तो हम उसको फैट ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ये नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है। तो फैट इसके अंदर इमल्सिफाइड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है।
सेकंड था कि टीपीएन बेड शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर 40 ईयर्स, और ये गलत है क्योंकि जब भी टीपीएन बेड हमें ट्रांसफ़र करना होता है, हमें टीपीएन पेशेंट को ट्रांसफ़र करना होता है तो विद इन 24 आवर के अंदर हमें ट्रांसफ़र करना होता है। अगर आफ्टर 24 आवर अगर टीपीएन बैग में अगर कंटेंट बचा भी है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, हम इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो आफ्टर 24 आवर बाद में टीपीएन के कंटेंट को हम यूज़ नहीं करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन था कि डिस्कार्डेड आफ्टर 48 आवर्स, नहीं, जो डिस्कार्ड करना है वो 24 आवर्स के बाद में हमें डिस्कस करना है। जो हमारा करेक्ट आंसर था टीपीएन सॉल्यूशन शुड बी एडमिशन विद इन 24 आवर फ्रॉम दे आर प्रिपेयर्ड। वही हम बात कर रहे हैं कि जो टीपीएन बैग है अगर फार्मेसी पे जो अवेलेबल है और वहाँ से फिर नर्सिंग स्टेशन पे आता है, नर्सिंग ऑफिसर उसको पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करता है। तो इस ड्यूरेशन में जो 24 आवर का ड्यूरेशन है मिनिमम, विद इन 24 आवर हमें जो टीपीएन बैग बनाया गया है उस बनाने के विद इन 24 आवर के अंदर हम पेशेंट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करना है। और टाइमिंग का एक और आता है कि 0.5 यानी कि हाफ टू 1 आवर फ्रिज से निकाल के हमें इसको रखना है, तुरंत हमें पेशेंट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं करना है, यानी कि आधे से 1 घंटे तक हमें रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाल के रखना है। 1 घंटे से ज़्यादा हम इस टीपीएन बैग को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने के बाद हमें रखे नहीं रखना है, विद इन हाफ टू 1 आवर इसको हम ट्रांसफ़र कर देना पेशेंट के अंदर। और नेक्स्ट था हमारा फोर्थ, शुड बी एडमिनिस्ट्रेटेड विद इन 2 आवर। विद इन 2 आवर करेक्ट आंसर नहीं है क्योंकि विद इन 24 आवर तक हम इसकी गाइडलाइन है कि विद इन 24 आवर तक हम टीपीएन बैग यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके आफ्टर 24 आवर अगर कितना भी गैस्ट्रिक उसके अंदर कंटेंट प्रेजेंट हो, टीपीएन सॉल्यूशन बचा हुआ लेकिन फिर भी हमें यूज़ नहीं करना, उसको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक और एमसीक्यू आता है कि टीपीएन का जो व्हाइट कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है फेट की वजह से। नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें आता है कि अगर फेट इमल्सिफिकेशन पेशेंट को चढ़ा रहे हैं और इस पर फेट ग्लोब्यूल प्रेजेंट है तो क्या उसको हमें डिस्कार्ड करना चाहिए, पेशेंट को चढ़ा देना चाहिए या फार्मेसी भेज देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा हमें उसको फार्मेसी भेज देना चाहिए, क्योंकि फेट ग्लोब्यूल दिख रहा है इसका मतलब ये होता है कि वो अब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, उसके अंदर ग्लोब्यूल बन गए हैं, एक लेयर बन गई है, वाइट लेयर, बबल्स बन गए हैं, उसको हम पेशेंट के अंदर ट्रांसफर नहीं करेंगे वरना पेशेंट के अंदर फेट एम्बोलिज्म होने के चांसेस रहते हैं। ये सारे चीज़ें टीपीएन के अंदर से पूछा जाता है। 2 टॉपिक फेवरेट होते हैं, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन और एक टीपीएन, उनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। हम नेक्स्ट एमसीक्यू में बात करते हैं। द IQ रेंज फॉर द सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन ए 51 to 70, ऑप्शन बी 35 to 50, ऑप्शन सी 21 to 35, ऑप्शन डी लेस देन 20, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 21 to 35। वन बाई वन हम बात करते हैं। हमारा आप सबको पता है मेंटल रिटार्डेशन, तो हम इनकी अलग अलग स्टेजेस होती है। ये हो गया माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, ये हो गया मॉडरेट, सीवियर, एंड फोर्थ वन इज प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ये 4 रेंज होती है जिसके अंदर हमें याद रखना है। अगर 51 to 70 है तो वो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में आता है, 35 to 50 तो मॉडरेट, 21 to 35 ये जो हमारा एमसीक्यू पूछा गया ये हो गया सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, और लेस देन अगर 20 किसी का IQ है तो वो हो गया प्रोफाउंड के अंदर। नॉर्मल IQ की अगर हम बात करें तो वो होता है आपका 90 to 110 IQ हमारा होता है नॉर्मल IQ की बात करें। और जो 70 to 90 होता है ये होता है बॉर्डर लाइन, यानी कि इस रेंज के अंदर है तो कोई वो पेशेंट को मेंटल रिटार्डेशन होने के चांसेस है, ये इसकी बॉर्डर लाइन रेंज है। और इससे कम फिर मेंटल रिटार्डेशन की स्टेजेस स्टार्ट हो जाती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड। इनमें से क्या क्या एमसीक्यू बनते हैं, पहला तो जो हमने बता दिया, इसके अंदर से डायरेक्ट रेंज देके पूछ लेता है कि कौन सा माइल्ड है, कौन सा मॉडरेट, सीवियर और कौन सा प्रोफाउंड है। एक होता है मोरन, किसको बोलते हैं, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाले पेशेंट को ये मोरन बोलते हैं। और एक होता है इडियट हम किसको बोलेंगे, इडियट हम बोलेंगे जिसका लेस देन 20 यानी कि प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन की लास्ट स्टेज को हम इडियट बोलते हैं। और इसके अंदर से क्या एमसीक्यू बनता है, इसका सबसे पहले IQ का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज होती है इसकी वास्तविक आयु, पेशेंट की वास्तविक आयु को हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। नेक्स्ट टाइम से किसके फॉर्मूले से बनता है, जो प्रीवियसली मेंटल रिटार्डेड पेशेंट को मेंटली रिटार्डेड बोला जाता है, लेकिन अब जो इसके लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है ID, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अभी हम पेशेंट को मेंटल रिटार्डेड नहीं बोल सकते, इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये भी MCQ बनता है। देखिए आप एक इसके अंदर से कितने MCQ बन रहे हैं कि एक तो डायरेक्ट रेंज देके पूछ लेगा, नॉर्मल आपका ये हो गया, बॉर्डर लाइन हो गया, IQ का फॉर्मूला हो गया, और हमारे को हम और भी क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अगर इससे भी करके क्वेश्चन पूछा जाए तो वो भी हमारे का ही मतलब होता है उसका,
नेक्स्ट एमसीक्यू बनता है कि आईक्यू जो वर्ड है वो किसने दिया था, वो दिया था विलियम स्टर्न ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं, विलियम स्टर्न। जो आईक्यू जो वर्ड दिया था वो किसने दिया था, विलियम स्टर्न। इसके अंदर अलग अलग चीजें आपको याद रखनी। और जो फॉर्मूला दिया था वो दिया था टर्मन ने। फॉर्मूला किसने दिया था आईक्यू का, वो दिया था टर्मन ने। ये भी आपको याद रखने हैं। और जो स्टेजेज है, जो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, जो स्टेजेज है वो किसने दी थी, वो दी थी बिनेट ने। जो स्केलिंग दी थी वो बिनेट ने दी थी। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी। 3 एमसीक्यू। आईक्यू जो वर्ड दिया था विलियम स्टर्न ने दिया था। जो टर्मन ने क्या दिया था, उसका फॉर्मूला दिया था। और बिनेट ने क्या दिया था, इसकी स्टेजिंग माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर की। एक और इसके अंदर से एमसीक्यू बनता है, जैसे हम एक एमसीक्यू और बनता है इसके अंदर से, अगर माइल्ड की बात करें तो वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो होते हैं हमारे एजुकेबल। यानी माइल्ड मेंटल रिटार्डेड पेशेंट को हम एजुकेट कर सकते हैं। वो एजुकेट इतनी स्टेज में है कि अभी तक हम उनको एजुकेट कर सकते हैं। सेकंड आता है मॉडरेट। मॉडरेट वाले पेशेंट को हम ट्रेनेबल की कैटेगरी में रखते हैं कि अभी उनको ट्रेन किया जा सकता है, अभी इतनी ज़्यादा उनकी सीवियर हालत नहीं हुई है। पहले वाले को एजुकेबल, मॉडरेट को ट्रेनेबल। फिर सीवियर की बात करें तो ये होता है डिपेंडेंट। ये अपने हर काम के लिए इतने दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसकी कैटेगरी होगी डिपेंडेंट। और लास्ट वन इज प्रोफाउंड। प्रोफाउंड वाले आते हैं कस्टोडियल। कस्टोडियल का मतलब कि इतना सीवियरली मेंटल रिटार्ड, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन पाया जाता है कि हमको हर टाइम सुपरविजन में रखना पड़ेगा, वरना पेशेंट अपने आप को हार्म भी पहुंचा सकता है, दूसरों को हार्म पहुंचा सकता है। तो कस्टोडियल। ये 4 वर्ड की वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है, एजुकेबल, ट्रेनेबल, डिपेंडेंट और कस्टोडियल। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है। इसमें से भी एमसीक्यू पूछा जाता है। तो हमारे के सारे एमसीक्यू हमने डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेन हिस्टेरेक्टमी। ऑप्शन ए, रिमूवल ऑफ द कंप्लीट यूट्रस। ऑप्शन बी, रिमूवल ऑफ द कंप्लीट यूट्रस विद बायलेटरल साल्पिंगो-ओफरेक्टमी। ऑप्शन सी, रिमूवल ऑफ यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज एंड सर्विक्स। ऑप्शन डी, रिमूवल ऑफ यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, सर्विक्स, लिम्फ नोड्स एंड अपर पार्ट ऑफ वेजाइना। And the correct answer is option B, removal of complete uterus with bilateral salpingo-oophorectomy। क्वेश्चन क्या था कि पेन हिस्टेरेक्टमी। हिस्टेरेक्टमी का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूट्रस। तो इसकी अलग अलग स्टेजेज होती है। तो पेन हिस्टेरेक्टमी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हमें यूट्रस का रिमूवल करते हैं, बाइलेटरल यानी दोनों तरफ, साल्पिंगो मतलब फेलोपियन ट्यूब का रिमूवल हम करते हैं दोनों, और ओफरेक्टमी यानी दोनों ओवरीज का हम रिमूवल करते हैं। तो इसको हम क्या बोल देंगे, पेन हिस्टेरेक्टमी। इसकी अलग अलग स्टेज की हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्लीट हिस्टेरेक्टमी किसको बोलते हैं। कंप्लीट हिस्टेरेक्टमी इसको बोलेंगे, पहली स्टेज है। इसके अंदर कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस, कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस यानी यूट्रस को कंप्लीटली हम निकाल देते हैं। एक और इसके ऊपर हम बात करते हैं सब टोटल हिस्टेरेक्टमी। इसके अंदर क्या करते हैं, हम केवल यूट्रस के फंडस और बॉडी वाले पार्ट को निकालते हैं। फर्स्ट स्टेजिंग होगी। सेकंड में कंप्लीट हिस्टेरेक्टमी, कंप्लीटली हम यूट्रस का पूरा पार्ट हम रिमूव कर देंगे। सेकंड हम बात करें इसके अंदर कंप्लीट के बाद में, तो आता है पेन हिस्टेरेक्टमी, जो हमें पूछा गया है पेन हिस्टेरेक्टमी। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हिस्टेरेक्टमी तो हम करेंगे ही सही, हिस्टेरेक्टमी यानी कि यूट्रस का रिमूवल तो हम करेंगे, साथ ही साथ हम दोनों ओवरीज और फेलोपियन ट्यूब का भी रिमूवल हम करते हैं पेन हिस्टेरेक्टमी के अंदर। और यही हमारा एमसीक्यू था। बायलेटरल साल्पिंगो-ओफरेक्टमी का मतलब ये होता है, बायलेटरल का मतलब दोनों साइड की फेलोपियन ट्यूब और ओवरीज का रिमूवल भी हम करते हैं। नेक्स्ट इसके अगर हम बात करें, फिर आता है एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टमी। एक्सटेंडेड ये भी इसी का टाइप है। एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टमी की हम किस तरीके से लिखेंगे, पेन हिस्टेरेक्टमी प्लस अपर 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना, अपर 1/3 ऑफ वेजाइना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है, इसके अंदर से नाम देके पूछ लेता है कि पेन हिस्टेरेक्टमी किसको बोलेंगे, एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टमी किसको बोलेंगे। और फोर्थ वन इज रेडिकल हिस्टेरेक्टमी। इसका मतलब होता है एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टमी प्लस सराउंडिंग लिम्फ नोड, सराउंडिंग लिम्फ नोड। वन लाइनर में क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। अलग अलग, अगर हिस्टेरेक्टमी है तो सिर्फ यूट्रस का रिमूवल करेंगे, पेन हिस्टेरेक्टमी है तो यूट्रस का रिमूवल, ओवरीज का रिमूवल और फेलोपियन ट्यूब का। एक्सटेंडेड हिस्टेरेक्टमी है तो यूट्रस, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब और अपर 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना। और रेडिकल जो सबसे लास्ट में, इसके अंदर हम यूट्रस भी करेंगे, ओवरीज, फेलोपियन ट्यूब, अपर 1/3 ऑफ वेजाइना और सराउंडिंग लिम्फ नोड को। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज, इन विच कंडीशन ए पर्सन फील अनफेमिलियर विथ फेमिलियर सिचुएशन। ऑप्शन ए, डेजा वू।
ऑप्शन बी जेमिस वू, ऑप्शन सी कॉन्फब्लेशन, ऑप्शन डी हेलुसिनेशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी जेमिस वू। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन था हमारा कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट अनफेमिलियर फील करता है फेमिलियर कंडीशन के अंदर, यानी कोई उसकी फेमिलियर कंडीशन है लेकिन वो उसको जान नहीं पा रहा, वो अनफेमिलियर सा फील करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जेमिस वू। वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। डेजा वू का मतलब होता है, अगर डायरेक्ट डेफिनेशन का मतलब होता है फेमिलियर विद अनफेमिलियर कंडीशन, यानी कई बार हमें रियल लाइफ में ऐसा लगता है, किसी जगह पे हम जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पहले से इस जगह पे आए हुए हैं या पहले से किसी इस पर्सन को जानते हैं, तो उसको हम बोल देंगे फेमिलियर टू अनफेमिलियर सिचुएशन। उसका मतलब होता है डेजा वू, अनफेमिलियर सिचुएशन, यानी कि किसी पर्सन, प्लेस या किसी इवेंट के बारे में हमें ये आभास होना कि हम पहले से ही उस इवेंट को हम फील कर चुके हैं, यानी कि वो अभी हम पहली बार देख रहे हैं वो अनफेमिलियर, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि वो फेमिलियर है, हमने हमारे साथ ये पहले भी हो चुका है, तो उसको हम बोलते हैं डेजा वू। इसका उल्टा होता है जेमिस वू। जेमिस वू वही हमारा क्वेश्चन था कि अनफेमिलियर विद फेमिलियर सिचुएशन। कोई इवेंट हमने फेस किया है, किसी पर्सन से हम मिले हैं, किसी प्लेस पे हम गए हैं, लेकिन जब दोबारा हम उस पर्सन के या उस प्लेस में या इवेंट के कांटेक्ट में आते हैं तो हमें वो अनफेमिलियर लगता है, हमें ऐसा लगता ही नहीं कि ये चीज़ पहले हो चुकी है। रियलिटी होती है कि हम उस चीज़ को पहले फेस कर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी हमें नहीं लगता। जैसे किसी को हम अपने नोन को हम सामने आ जाए उसको पहचान नहीं पाएंगे, तो वो कंडीशन है जेमिस वू। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो फेमिलियर है, जिसको हम जानते थे लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे हैं, हम उसको पहचान नहीं पा रहे, तो उसको हम बोल देंगे जेमिस वू। उसका उल्टा डेजा वू। डेजा वू के अंदर हमें फील होता है कि इस चीज़ को हमने पहले भी फेस किया हुआ है, जबकि ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। डेजा वू के अंदर हमें किसी भी जगह पे जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि हम इस जगह पे पहले भी आ चुके होते हैं, तो फेमिलियर लगता है अनफेमिलियर सिचुएशन में, वो डेजा वू। कन्फर्मेशन का मतलब होता है फीलिंग मेमोरी गैप विद ऑन मेमोरीज, यानी कोई पर्सन है, जैसे मान लीजिए एक इंसिडेंस है, इंसिडेंस को हम 4 स्टेज में बात करते हैं कि एक इंसिडेंस है 1 2 3 4। तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंस को कोई पेशेंट भूल गया है, कोई पर्सन भूल गया है कि मान लीजिए ये इतना पार्ट उसको याद नहीं आ रहा है, उसको सिर्फ ये याद है कि 1 2 4। अब इसको ये याद नहीं कर पा रहा है। जैसा कि एग्जाम में हमारे साथ देखने को मिलता है कि कई बार हम जो चीज़ याद करके जाते हैं उसमें से हम बहुत सारी चीज़ें याद होती है लेकिन बीच का कंटेंट हम भूल जाते हैं, तो इस बीच के कंटेंट को हम क्या करते हैं, तो अपना दिमाग लगाते हैं और खुद अपनी मेमोरी से कुछ चीज़ें इसके अंदर से हम ऐड कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कन्फर्मेशन। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। कन्फर्मेशन होता है फीलिंग मेमोरी विद ऑन मेमोरीज, यानी कि जो मेमोरी गैप बन गया उसको खुद के ही अपने विचार उसके अंदर एडजस्ट कर देना। तो हमें कोई चीज़ याद नहीं आ रही तो अपने ही तरीके से उसको मॉडिफाइड करके चीज़ें ऐड कर देना, उसको बोलते हैं कन्फर्मेशन। और हेलुसिनेशन का मतलब होता है कोई स्टिमुलाई है एब्सेंट है लेकिन फिर भी हमें उसका परसेप्शन हो रहा है, तो हेलुसिनेशन है। यानी कि जैसे कई बार हम साइकेट्रिक पेशेंट है, सिजोफ्रेनिक पेशेंट है, उसको तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती है जबकि वहाँ पे कोई भी नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑडिटरी हेलुसिनेशन। यानी कि यहाँ पे स्टिमुलाई एब्सेंट होता है, कोई बोल नहीं रहा होता लेकिन उसके ऐसा लगता है कि कोई इससे बात कर रहा है, तो वो हो गया ऑडिटरी हेलुसिनेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिजॉक्सिन ड्रग? ऑप्शन ए, डिजॉक्सिन शोज नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ऑप्शन बी, डिजॉक्सिन स्टार्ट इफ पल्स रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट। ऑप्शन सी, डिजॉक्सिन नॉर्मल रेंज इज 0.5 to 2.0 mg per DL। ऑप्शन डी, डिजॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन साइनस ब्रेडिकार्डिया। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डिजॉक्सिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन साइनस ब्रेडिकार्डिया। क्वेश्चन क्या था? डिजॉक्सिन जो थेरेपी देते हैं उसके बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? तो डी हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं कि डिजॉक्सिन के बारे में 3 चीज़ें हैं, 3 ऑप्शन है, ये रॉन्ग क्यों है, रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों है और इनको आंसर क्यों नहीं माना गया? सबसे पहले हम बात करते हैं डिजॉक्सिन के क्वेश्चन के बारे में, क्या क्या एग्जाम में बनता है डिजॉक्सिन। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि कौन सी ड्रग की कैटेगरी में आता है? ये आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर डिजॉक्सिन आता है, पहला एमसीक्यू याद रखना है। अब दूसरा एमसीक्यू है, डिजॉक्सिन का नॉर्मल रेंज कितना होता है? यहाँ पे देखिए नॉर्मल रेंज दे रखा, कई आप लोगों ने पढ़ा होगा ये नॉर्मल रेंज, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें प्रॉब्लम है जो यूनिट है 0.5 to 2.0, यहाँ तक सही है, लेकिन जो यूनिट होती है उसको होता है नैनोग्राम में होता है, एमजी पर डीएल में होता है नहीं होता, नैनोग्राम के अंदर, नैनोग्राम पर एमएल। तो ये इसका करेक्ट
करेक्ट इसकी रेंज है। यहाँ पे mg/dl में दिया गया है तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। कई बार हम जल्दबाजी में कन्फ्यूजन में इसको करेक्ट करके आ जाएंगे, क्योंकि हम रेंज को तो याद कर लेते हैं लेकिन यूनिट को याद करना भूल जाते हैं। तो इसकी जो यूनिट होगी वो 0.5 to 2.0 नैनोग्राम पर ml है, ना कि mg/dl, इसलिए स्टेटमेंट भी गलत हो गया। थर्ड हम बात करते हैं क्या एमसीक्यू बनेगा। हर एक एमसीक्यू जो भी लिख रहा हूँ मैं स्लाइड पे सब एमसीक्यू पूछे गए एग्जाम में। ऑप्शन मैंने वही ऐड किए हैं जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं। थर्ड इसके अंदर की डिजॉक्सिन का इफेक्ट क्या होता है। दो इफेक्ट डिजॉक्सिन के देखने को मिलता है। पहला होता है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक एंड सेकेंड वन इज नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। अभी ये दोनों चीजें आपको समझना कि होता क्या है। पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब क्या होता है। पहले आइनोट्रोपिक का मतलब कीजिए फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि हार्ट का फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर देती है डिजॉक्सिन। तो पॉजिटिव का मतलब होता है इंक्रीज करना और नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीज करना। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या था, डिजॉक्सिन शोज नेगेटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। ये गलत क्यों हुआ, क्योंकि डिजॉक्सिन पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है ना कि नेगेटिव आइनोट्रोपिक, यानी कि इंक्रीज ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। इस क्वालिटी की वजह से ही तो हम डिजॉक्सिन को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं कि वो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का बढ़ा देता है और एक्सेसिव फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करता है जो कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि जो एक्चुअल क्वालिटी डिजॉक्सिन की पॉजिटिव आइनोट्रोपिक है। दूसरी क्वालिटी क्या है डिजॉक्सिन की, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक। इसका मतलब होता है हार्ट रेट को ये क्या करती है, डिक्रीज। इसलिए हम सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, आर्टेरियल फ्लेटर, आर्टेरियल फिब्रिलेशन के अंदर इसका यूज करता है। तो ये एमसीक्यू दोनों याद रखना। पॉजिटिव इसमें एग्जामिनर कंफ्यूजन करने के लिए उल्टा इसमें डाल देता है कि नेगेटिव आइनोट्रोपिक और पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक। तो आपको याद रखना है पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होता है और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें से बनेगा फोर्थ वन। अगर हम बात करें कि क्या बनेगा इसके अंदर से, डिजॉक्सिन किसकी डीओसी है, ये अपना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की डीओसी है और डिजॉक्सिन। इसके अलावा और किसके अंदर इसको यूज कर सकते हैं, इसको वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, आर्टेरियल फ्लेटर और आर्टेरियल फिब्रिलेशन के अंदर इसको हम यूज करते हैं। फिफ्थ एमसीक्यू क्या बनता है इसके अंदर से, डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी से बनता है कि मोर देन 2.0 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा अगर डिजॉक्सिन हम दे देते हैं, नैरो इंडेक्स थेरापेटिक इंडेक्स होती है इसकी, तो डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में देखने को मिलती है डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। और इसका क्वेश्चन बनता है कि अर्ली साइन क्या होगा। अर्ली साइन होता है जीआई के अंदर एनोरेक्सिया, जीआई के अंदर एनोरेक्सिया। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया। लेकिन एमसीक्यू बनता है, बार बार एग्जाम पूछा था कि जीआई का अर्लीस्ट सिम्टम क्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं जीआई का बोल रहा हूँ ना कि डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का जीआई का अर्ली यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का अर्ली सिम्टम कौन सा होगा, एनोरेक्सिया। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये होगा हमारा कन्फ्यूजन। अगर विजन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें से बनता है। विजन की बात करें तो पेशेंट के अंदर हेलो विजन या हेलो विजन और येलो परसेप्शन हमें देखने को मिलता है। येलो लाइट पेशेंट को दिखने लग जाती है टॉक्सिसिटी के अंदर। येलो विजन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलता है, ब्लड विजन। हम विजन की बात करते हैं, विजन के अंदर मान लीजिए क्वेश्चन क्या पूछेगा, एक पेशेंट को डिजॉक्सिन चल रही है और पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको ब्लड विजन हो रहा है, यानी कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, हमारा इमीडिएटली एक्शन होगा स्टॉप द डिजॉक्सिन। क्यों, क्योंकि पेशेंट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर जा रहा है। तो ब्लड विजन में से एमसीक्यू बनता है। एक और जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, अगर पेशेंट को डिजॉक्सिन दे रहे हैं तो दो चीज़ें क्या क्या हमें याद रखना है। एक तो पेशेंट इसमें से जो एक और जो एमसीक्यू पूछा जाता है डिजॉक्सिन में से जो एमसीक्यू बनता है, डिजॉक्सिन देने से पहले दो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है कि क्या क्या। एक तो हमें एपिकल पल्स चेक करनी है, एपिकल पल्स चेक करनी है पेशेंट की। क्यों, क्योंकि डिजॉक्सिन क्या करती है, ब्रेडिकार्डिया यानी कि हार्ट रेट कम करती है। तो कहीं ऐसा नहीं कि पेशेंट की पहले से ही पल्स कम और डिजॉक्सिन दे दे रहे पेशेंट और ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, इसमें डेथ के चांस बढ़ जाते हैं। इसकी एक रेंज होती है लेस देन 60। अगर हम एडल्ट की बात करें लेस देन 60 है, और अगर चाइल्ड की बात करें तो लेस देन 70, और अगर इन्फेंट की बात करें तो लेस देन 90। ये तीनों ही क्राइटेरिया है, तो हम तीनों ही कंडीशन में हम डिजॉक्सिन नहीं देंगे, क्योंकि हमें पल्स चेक करना है। 60 से ऊपर होना चाहिए एडल्ट में देने के लिए, 70 से ऊपर होना चाहिए चाइल्ड के अंदर और 90 से ऊपर इन्फेंट के अंदर। तीनों एमसीक्यू एग्जाम के डायरेक्ट एमसीक्यू। डिजॉक्सिन देने से पहले हम कौन सी पल्स चेक करेंगे, कितनी होनी चाहिए, और अगर 60 से कम है डिजॉक्सिन तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली अगर पेशेंट को हम चला रहे हैं और हम देखते हैं कि उसकी पल्स 60 से कम हो गई तो इमीडिएटली स्टॉप द डिजॉक्सिन। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू इसमें से और क्या बनता है, हाइपोकेलीमिया। दो मैंने बात की थी कि दो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें दो चीज़ें चेक करनी है। पहला पल्स चेक करनी है, पल्स का मैंने बता दिया, और दूसरा हाइपोकेलीमिया यानी कि जो नॉर्मल लेवल होता है पोटेशियम 3.5 to 5.5 मिली
इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। अगर पेशेंट को इससे कम कंडीशन है, अगर हाइपोकैलेमिया, तो हमें डिजोक्सिन नहीं देना था, क्योंकि हाइपोकैलेमिया इंक्रीज द चांसेस ऑफ डिजोक्सिन टॉक्सिसिटी। तो ये दो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि डिजोक्सिन देने से पहले हमें पल्स चेक करनी है और पोटेशियम लेवल चेक करना है। हाइपोकैलेमिया तो डिजोक्सिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक कॉन्ट्राइंडिकेशन में क्वेश्चन आता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। ऑलरेडी डिजोक्सिन क्या करती है, हार्ट रेट कम करती है, तो ऐसा पेशेंट जिसकी हार्ट रेट कम है उसको क्या बोल देंगे, साइनस ब्रेडिकार्डिया। तो ऐसे पेशेंट को देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं डिजोक्सिन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो डिजोक्सिन में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है डिजोक्सिन का नॉर्मल लेवल, टॉक्सिसिटी का अर्ली साइन, डिजोक्सिन कितनी पल्स पे रोकना होता है, और एक और जो डिजोक्सिन का जो एंटीडोट होता है, डिजोक्सिन का एंटीडोट कौन होता है, डिजिबाइंड। ये सारे एमसीक्यू, बस इतने ही एमसीक्यू इसके अंदर से पूछे जाते हैं डिजोक्सिन के अंदर, जो सारे मैंने आपको डिस्कस करवा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हेन डज द हाइट बिकम 3 टाइम ऑफ ए बर्थ वेट। ऑप्शन ए 6 months, ऑप्शन बी 1 year, ऑप्शन सी 4 year, ऑप्शन डी 13 years। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 13 years। क्वेश्चन क्या था कि जो बर्थ वेट है, बर्थ हाइट है, वो नॉर्मल कितनी होती है 45 to 50 सेंटीमीटर, यानी न्यूबॉर्न है उसकी जो बर्थ हाइट कितनी होती है, उस न्यूबॉर्न की हाइट जो है वो 45 to 50 सेंटीमीटर है। इस हाइट का 3 गुना कौन सी एज में हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 13 ईयर। और इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर हम हाइट की बात करें, तो जो एट बर्थ हाइट वो 45 to 50 सेंटीमीटर, जो डबल है यानी कि 2 गुना कब होगी, 2 गुना होगी 4 ईयर्स के अंदर। और अगर हम 3 गुना की बात करेंगे, 3 टाइम्स जो होगी वो होगी 13 ईयर्स के अंदर। आपको ये याद रखना है कि हाइट पूछ रहा है या वेट, क्योंकि हम अधिकतर वेट याद करते हैं तो हम वेट के चक्कर में गलत करके आ जाते हैं। और वेट की बात करें तो डबल होगा 5 to 6 मंथ के अंदर, 5 to 6 मंथ के अंदर क्या होगा, डबल वेट हो जाएगा। और जो एट बर्थ वेट होता है 2.5 kg। अगर हम बात करते हैं ट्रिपल कब होगा, 3 गुना वेट होगा 1 ईयर के अंदर। तो ये जो ऊपर के 2 ऑप्शन है वो वेट के ऑप्शन है, इसके अंदर वेट 2 गुना होगा, इसके अंदर 3 गुना होगा। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट डबल हो जाएगी 4 ईयर के अंदर और ट्रिपल हो जाएगी 13 ईयर के अंदर। तो ये सारे एमसीक्यू आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेट डाउन रिफ्लेक्स। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन डी एड्रेनलिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन क्या है, लेट डाउन रिफ्लेक्स, और इसी को हम बोलते हैं, दूसरा नाम है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यानी कि जो मदर है आफ्टर डिलीवरी जो ब्रेस्ट मिल्क का सीक्रेशन होता है, यानी कि ब्रेस्ट से मिल्क के सीक्रेशन को अगर एक्टिवेट करने का काम होता है, उस रिफ्लेक्स को हम क्या बोल देते हैं, लेट डाउन रिफ्लेक्स, या इसी को बोलते हैं मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। या कौन सा हार्मोन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। पहला एमसीक्यू, एक और एमसीक्यू बनता है लव हार्मोन। लव हार्मोन किसको बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट से मिल्क का इंजेक्शन करवाता है। मिल्क इंजेक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। एक और एमसीक्यू जो बनाया जाता है इससे रिलेटेड, वो क्या होता है कि मिल्क के सिंथेसिस या प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हो गया आपका प्रोलैक्टिन। 2 चीजें होती है, एक मिल्क सिंथेसिस होता है और एक मिल्क इजेक्यूशन होता है। ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क बनाएगा वो कौन होगा, प्रोलैक्टिन। ब्रेस्ट से मिल्क का इजेक्यूलेशन कौन करेगा, ऑक्सीटोसिन। तो एक रिफ्लेक्स होता है, इसको शॉर्ट में हम समझिए, बेबी क्राई करता है या फिर निपल से, ब्रेस्ट निपल से अगर फीडिंग कर रहा है बेबी, तो ये यहाँ पे नर्व सप्लाई होती है ब्रेस्ट पे और ये कहाँ जाती है, एंटेरियर पिट्यूटरी तक। तो एंटेरियर पिट्यूटरी को जैसे सिग्नल जाता है कि बच्चे ने सकिंग स्टार्ट करी है, तो वो क्या करती है, ऑक्सीटोसिन का रिलीज करती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ब्रेस्ट पे काम करता है और मिल्क को इजेक्ट करने का काम करता है और बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कर पाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को लेट डाउन रिफ्लेक्स। उसके लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑक्सीटोसिन। याद रखना है, प्रोलैक्टिन है मिल्क सिंथेसिस में, और एड्रेनलिन में से क्वेश्चन पूछा था डीओसी ऑफ एनाफाइलेटिक शॉक। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है आपको, इमरजेंसी हार्मोन भी हम इसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइनोटिक हार्ट डिजीज। ऑप्शन ए एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या एएसडी, ऑप्शन बी वीएसडी वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्शन सी पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, ऑप्शन डी टीओएफ टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट।
तो क्वेश्चन पूछा गया कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़ का इनमें से कौन सा टाइप है। दो तरीके के हम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़ पढ़ते हैं, जिसके अंदर एक होता है एसाइनोटिक एक होता है साइनोटिक हार्ट डिजीज़। पहले हम बात करते हैं कि साइनोटिक के अंदर कौन कौन सी आती है। टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट आता है, ट्राइकस्पिड अट्रेशिया आता है, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज आता है। ये सारी जो टी से ज़्यादा जो चीज़ें स्टार्ट हो रही है वो सारी किसके अंदर आती है, साइनोटिक के अंदर। एसाइनोटिक के अंदर आता है आपका ASD, VSD और PDA। MCQ क्या क्या बनेगा, मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज VSD। मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज कौन सा होता है, VSD। और साइनोटिक और एसाइनोटिक में डिफरेंस पूछ लेता है। साइनोटिक के अंदर और एक और चीज़ पूछते हैं कि साइनोटिक के अंदर ब्लड फ्लो किधर से किधर होता है, ब्लड फ्लो होता है राइट हार्ट के राइट साइड से लेफ्ट साइड में। और एसाइनोटिक के अंदर होता है लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ये भी MCQ पूछता है, एसाइनोटिक और साइनोटिक के अंदर ब्लड फ्लो। सबसे ज़्यादा जो MCQ पूछे गए हैं साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर वो होता है टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट में। टेट्रोलॉजी का मतलब चार कंडीशन इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी, अगर हम बात करें तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रोपी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। दूसरा पल्मोनरी स्टेनोसिस इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तीसरा ओवर राइडिंग ऑफ ऑर्टा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। और फोर्थ वन इज वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। चार कंडीशन होती है। अलग कंडीशन पे क्वेश्चन आता है कौन कौन सी प्रेजेंट टेट्रोलॉजी ऑफ फोलेट के अंदर। और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो करेक्टरिस्टिक्स है टेट्रोलॉजी, अगर बूट शेप्ड हार्ट, जब हम हार्ट का शेप देखेंगे एक्सरे के अंदर वो कौन सा आएगा, बूट शेप्ड हार्ट। यानी कि कुछ इस तरीके से आपको एक्सरे शो करेगा और उसके अंदर ये बूट है, बूट शेप्ड हार्ट में देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, टेट स्पेल जैसी को हम बोलते हैं ब्लू स्पेल। यानी कि जब पेशेंट जो बच्चा होता है अगर उसके अंदर टेट्रोलॉजी फोलेट है और वो एक्सेसिव क्राई करता है तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है और पेशेंट के बच्चे के अंदर साइनोसिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। पेशेंट जो बच्चा पूरा नीला पड़ जाता है ऑक्सीजन की कमी से, उसको हम क्या बोलते हैं, टेट स्पेल। और क्या पूछा जाता है, इसका मैनेजमेंट पूछा जाता है। टेट स्पेल का मैनेजमेंट क्या है, स्क्विटिंग पोजीशन। और क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन O2 और मॉर्फिन। ये सारी चीज़ें अलग अलग MCQ पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना मोस्ट कॉमन जो कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज क्या है, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट। जिसमें क्या होता है, जो हार्ट के दोनों वेंट्रिकल है उनके बीच का जो सेप्टल है उसमें डिफेक्ट होता है, वहाँ ओपनिंग प्रेजेंट होती है। एट्रियल में जो ऊपर के दोनों एट्रियम है उसके बीच के अंदर ओपनिंग प्रेजेंट होती है। पेटेंट डक्टस आर्टरीज के अंदर मान लीजिए आपका हार्ट है, 4 चैम्बर है और यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है और यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा निकल रही है। तो अब पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा के बीच में ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक टाइम एक कनेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, डक्टस आर्टरियोसिस। आफ्टर बर्थ ये नॉर्मली बंद हो जाता है, नहीं बंद हो पाता, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट MCQ इज विच टाइप ऑफ सोल्यूशन causes shifting of fluid from cells to plasma? Option A isotonic solution, option B hypertonic solution, option C hypertonic solution, option D hypotonic crystalloid solution. And the correct answer is hypertonic solution. इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लूइड की शिफ्टिंग सेल्स से प्लाज्मा में हो रही है तो किस फ्लूइड की वजह से होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसकी बात करेंगे। आप इसको एक चीज़ याद करें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यानी गाढ़ा। जितना गाढ़ा सॉल्यूशन होगा उतनी उसकी टोनिसिटी ज़्यादा होगी। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब मान लीजिए अब 2 लेवल पे हम बात करते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स है और ये आपकी सेल्स है और पेशेंट के अंदर एडिमा की कंडीशन प्रेजेंट और सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड भरा और जो सेल्स अपनी नॉर्मल साइज से इंक्रीज हो गई है, यानी पेशेंट एडिमेटस है। पेशेंट के अंदर स्वेलिंग देखने को बोल रही है कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से। और ये आपकी ब्लड वेसल्स है। अब हमें क्या करना है, इस फ्लूइड को हमें ट्रीटमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेसिव जो फ्लूइड है सेल्स का हमें ब्लड वेसल्स में लाना पड़ेगा ताकि जो ब्लड वेसल्स से ये फ्लूइड जाए किडनी में और किडनी से हमें एक्सक्रीट आउट हो जाए। लेकिन पहली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, जो इस फ्लूइड को है, ये सेल्स है और ये ब्लड वेसल्स है, तो सेल से ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड को लाने के लिए हमें ऐसा कौन सा फ्लूइड दें, तो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड देंगे, गाढ़ा सॉल्यूशन देंगे। मान लीजिए ऐसा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है इसमें फ्लूइड कम हो और कॉन्स्टिट्यूट ज़्यादा हो। तो हम ऐसा सॉल्यूशन जैसे ही देंगे तो यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। यहाँ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो क्या डिमांड होगी बॉडी की, यहाँ पे फ्लूइड की डिमांड होगी, क्योंकि ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमने सॉल्यूशन ब्लड वेसल्स के अंदर दिया। तो अभी ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा, यानी हाई कंसंट्रेशन टू जो फ्लूइड का जो मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन टू लो की तरफ होता है।
तो जो क्या होगा इसके अंदर, जो सेल्स के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है वो क्या करेगा, कंसंट्रेटेड फूड देने की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर आने लगेगा। और ये किसकी वजह से होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। हाइपोटोनिक की अगर हम बात करें तो उल्टा काम करेगा। अगर हम ब्लड वेसल में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दे देंगे, वो क्या करेगा, ब्लड वेसल से एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है वो सेल्स के अंदर भेजना शुरू कर देगा और सेल्स के अंदर एडिमाइक कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। डायरेक्ट एमसीक्यू बनता है कि शिफ्टिंग ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा सेल्स टू प्लाज्मा। अगर सेल्स टू प्लाज्मा है तो हाइपोटोनिक है, और प्लाज्मा टू सेल्स है तो हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बिल्कुल नॉर्मल होती है, जितनी ब्लड की कंसंट्रेशन होती है, जितनी ब्लड की ऑस्मोलरिटी होती है, उसी ऑस्मोलरिटी का फ्लूइड होता है, इसलिए कोई मूवमेंट ऑफ फ्लूइड हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये एमसीक्यू आपको याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज कैलकुलेट द GTPAL and Gutpal and Pera with this obstetrical history। हिस्ट्री हम देखते हैं क्या है। 26 वीक करंट प्रेगनेंसी है, एक लाइव बेबी है 37 वीक पे, एक लाइव बेबी है 39 वीक पे, और एक प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो गई 12 वीक पे। तो जो हमारा गटपाल स्कोर क्या होगा, ऑप्शन ए आप यहाँ देखिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। आप इसको पॉज करके इसको सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहले हम समझते हैं कि ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट नॉरसेट का फेवरेट क्वेश्चन हो गया। दो, एक ईडीडी वो पूछते हैं और एक पूछते हैं आपका गटपाल स्कोर, और कई बार पूछ लेते हैं जीसीएस में से, जीसीएस या अपगार। इनके एमसीक्यू बाद में ऐड करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गटपाल स्कोर के बारे में। से इनका कैलकुलेशन पूछ लेता है। क्या पूछा गया गटपाल, हमें पहले समझना होगा कि गटपाल होता क्या है। GTPAL, जी का मतलब होता है ग्रेविडा, टी का मतलब होता है टर्म डिलीवरी। एक चीज आपको याद रखना, टी का मतलब टर्म बेबी नहीं होता है, टर्म डिलीवरी होता है। मान लीजिए कि कोई वुमेन है और उसकी डिलीवरी हुई है 38 वीक्स पे, और उसको 38 वीक्स पे दो ट्विंस हुए हैं, एक बॉय हुआ है वो गर्ल हुआ है। तो टी की वैल्यू क्या होगी। तो हम कई बार गलती कर देते हैं कि टी हम बोलते हैं कि दो टर्म बेबी हुए हैं तो हम T2 कर देते हैं। नहीं, यहाँ पे जो टी का मतलब है टर्म डिलीवरी तो एक ही हुई है, चाहे ट्विंस हो या ट्रिपलेट हो, हमें उससे मतलब नहीं है। टर्म डिलीवरी का मतलब होता है कि कितनी डिलीवरी हुई है किस वीक पे। तो हमें दो नहीं करना है यहाँ पे। टी का मतलब होता है टर्म डिलीवरी, ना कि टर्म बेबी। टी का मतलब होता है प्री टर्म डिलीवरी। मान लीजिए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किसी ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में अगर आपको पूछे कि 30 वीक्स पे किसी की प्रेगनेंसी मतलब किसी की डिलीवरी हुई है और उसको ट्विंस हुए हैं, एक बॉय हुआ है और एक गर्ल हुआ है, तो आपका जो पी है प्री टर्म क्या आएगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या 2 होगी। नहीं, 2 नहीं होगी उसकी वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ पे डिलीवरी की बात कर रहे हैं ना कि बेबी की। तो वो P1 ही काउंट होगा, क्योंकि डिलीवरी तो एक ही हुई है, चाहे ट्विंस हो या ट्रिपलेट। तो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। और ए का मतलब होता है आपका अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब क्या होता है कि जो फिटस है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो 22 वीक से पहले अगर डेड हो जाता है या टर्मिनेट हो जाती है उसकी प्रेगनेंसी, तो वो किसके अंदर आता है, अबॉर्शन के अंदर। और एल का मतलब होता है लाइव बेबी, यानी कि डिलीवरी के बाद में कितने बेबी लाइव है, तो वो किसके अंदर आएगा, लाइव बेबी के अंदर आता है। अब हम इसका कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। पहले हम बोलते हैं जी ग्रेविडा का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रेगनेंसी, कितनी बार वुमेन प्रेग्नेंट हुई है। और एक और जिसमें जो पूछा गया है कि पेरा का मतलब भी हम निकालते, पेरा हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं जी के बारे में। जी का मतलब ग्रेविडा नंबर ऑफ प्रेगनेंसी। तो हम पहले काउंट करते हैं कितनी बार प्रेग्नेंट हुए। 26 वीक पे करंट प्रेगनेंसी यानी कि एक हो गया। एक लाइव बेबी है 37 वीक पे यानी 2 बार प्रेग्नेंट। 1 लाइव बेबी है 39 वीक यानी थर्ड। एंड एक प्रेगनेंसी जो टर्मिनेट हो गई है 12 वीक पे, होगी 4। तो ग्रेविडा तो हमारा इजी है निकाला कि ग्रेविडा कितनी बार प्रेग्नेंट हुई, G4 आ जाएगा हमारा। ठीक है, हम बात करते हैं प्री टर्म डिलीवरी के बारे में, ना कि प्री टर्म बेबी के बारे में। अब देखिए कि कितनी डिलीवरी हुई है, 20 वीक को करंट प्रेगनेंसी, यानी कि अभी यहाँ तो डिलीवरी हुई नहीं है, अभी तो प्रेग्नेंट है, तो ये तो इंक्लूड होगा नहीं। फिर बात करते हैं 1 लाइव बेबी एट 37 वीक, तो क्या ये इंक्लूड होगा टर्म में, क्योंकि टर्म की जो रेंज होती है 37 टू 42 वीक्स के बीच में अगर बेबी होता है तो उसको टर्म डिलीवरी बोलते हैं। तो क्या ये भी नहीं आएगा। थर्ड है 1 लाइव बेबी एट 39 वीक्स, हाँ ये अब नॉर्मल क्राइटेरिया के अंदर आता है। एक ये हो गया, और एक प्रेगनेंसी 12 वीक से पहले टर्मिनेट हो गया, तो ये तो टर्म के अंदर आएगा ही नहीं। तो ये टर्म भी हमारा क्या हो गया, एक T1 हो गया। समझ में आ रहा है आपको इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी निकालने की कोशिश। पी का मतलब होता है प्री टर्म डिलीवरी। अब देखते हैं कि कितना प्री टर्म, 26 वीक अभी प्री टर्म है, लेकिन ये प्रेगनेंसी अभी डिलीवरी नहीं हुई है, तो इसको अभी काउंट नहीं करेंगे हम।
नेक्स्ट हम बात करते हैं 1 लाइव बेबी एट 37 वीक, यानी कि डिलीवरी हुई थी 37 वीक पे, क्या प्रीटर्म है? हाँ बिल्कुल प्रीटर्म है, 37 वीक से पहले एक ही हो गया। सेकंड हम बात करते हैं 39, ये तो प्रीटर्म होगा ही नहीं और टर्मिनेट है, तो ये अबॉर्शन के अंदर आएगा। टर्म प्रीटर्म डिलीवरी हुई नहीं थी उसके, तो उसके अंदर नहीं आएगा, तो प्रीटर्म भी एक हो गया हमारा। हम बात करते हैं अबॉर्शन की। अबॉर्शन यहाँ पे आप देख पा रहे 37 वीक पे करंट प्रेगनेंसी, अभी अबॉर्शन हुआ नहीं है तो ये इंक्लूड नहीं होगा। अबॉर्शन सिर्फ एक बार हुआ है कि टर्मिनेटेड एट 12 वीक्स, यानी कि अबॉर्शन का मतलब क्या होता है, 22 वीक से पहले अगर प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाए तो ए भी क्या हो गया, A1 आ गया। अब हम बात करते हैं एल का मतलब। एल का मतलब क्या था, लाइव बेबी, यानी कितने बच्चे उसके लाइव है। तो एक 1 लाइव बेबी इसमें खुद लिखा हुआ है 37 वीक पे, 1 लाइव बेबी एट 39 वीक पे और 1 प्रेगनेंसी टर्मिनेट, तो ये तो लाइव नहीं है, तो लाइव कितने हैं, सिर्फ 2, तो एल क्या हो गया हमारा 2। तो गटपाल तो ये निकलेगा G4 T1 P1 A1 L2, और यही हमारे सेकंड ऑप्शन में मैंने ऑप्शन दे रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेरा। पेरा का मतलब क्या होता है, कितनी प्रेगनेंसी है, कितनी बार मदर प्रेग्नेंट हुई है और उसकी प्रेगनेंसी 22 वीक्स को क्रॉस करी है, और इसको क्या बोल देते हैं, प्रेगनेंसी। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान देने के लिए है, जब भी हम पेरा निकालते हैं तो हम करंट प्रेगनेंसी को इंक्लूड नहीं करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, करंट प्रेगनेंसी को हम इंक्लूड नहीं करते हैं पेरा के अंदर, यही सबसे बड़ी गलती होती है। मान लीजिए मैं पेरा का सिर्फ मतलब, तो सबको पता होता है कि पेरा का मतलब होता है कोई प्रेगनेंसी है जो 22 वीक के बियॉन्ड गई है, यानी 22 वीक के बाद भी वो प्रेगनेंसी गई है तो पेरा। लेकिन जो चीज़ हमें पता नहीं होती कि वो करंट प्रेगनेंसी कभी भी पेरा के अंदर नहीं आती है। तो मान लीजिए अगर हम निकाल लें तो 26 वीक ऑफ करंट प्रेगनेंसी, यहाँ पे क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया तो पूरा हो रहा है कि 22 वीक से ऊपर गई है, तो हम क्या इसको पेरा के अंदर इंक्लूड करेंगे, क्राइटेरिया के हिसाब से करेंगे। लेकिन क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, करंट प्रेगनेंसी का है, और गाइडलाइन क्या है, पेरा कभी भी करंट प्रेगनेंसी के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। कभी भी आपको याद रखना, अगर करंट प्रेगनेंसी या एंटीपार्टम विजिट पूछ रहा है, जिसकी 28 वीक पे कोई प्रेग्नेंट वुमेन एंटीपार्टम विजिट पाई है, तो वो पेरा में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि उसकी करंट प्रेगनेंसी है। जितनी भी प्रीवियस प्रेगनेंसी है जो 22 वीक्स के क्रॉस की है, वो सब पेरा के अंदर आती है। तो हम देखते हैं, ये हमारा पहला क्राइटेरिया, जो पहली ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है तो हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि करंट वाली है, तो पेरा के अंदर। सेकंड हम बात करते हैं 1 लाइव बेबी एट 37 वीक, ऑफकोर्स ये 22 वीक को क्रॉस किया है तो एक हो गया। सेकंड है 1 लाइव बेबी एट 39 वीक, इसने भी 22 क्रॉस किया तो ये 2 हो गया। और 1 प्रेगनेंसी टर्मिनेटेड 12 वीक, ये तो क्रॉस किया ही नहीं तो ये पेरा के अंदर नहीं आएगा, तो पेरा हमारा हो जाएगा P2। अब जो 2 ऑप्शन जो मैंने दिए सेकंड और 3, इन्हीं में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ऐसे ही ऑप्शन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब हम अगर पेरा जल्दबाजी में निकालेंगे तो 3 लिखान के आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम देखेंगे कि 27 वीक की प्रेगनेंसी है, तो यहाँ भी तो 22 वीक को क्रॉस किया है तो हम इसको भी इंक्लूड कर लेंगे। जबकि पेरा की गाइडलाइन क्या आती है, करंट प्रेगनेंसी इंक्लूड नहीं होती है पेरा के अंदर। पेरा का मतलब होता है कितनी बार प्रेगनेंसी 22 वीक के क्रॉस करी है। तो आई होप आपको गटपाल अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको क्वेश्चन को डालने का मतलब ये था कि बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्राइटेरिया देकर ऐसे क्वेश्चन काउंट करने के लिए पूछे जाते हैं। EDD पूछ लेते हैं, GCS पूछ लेते हैं, अपगार्ड स्कोर पूछ लेते हैं, तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप व्यूज़ करके छोड़ देते हैं, काफ़ी डीमोटिवेटिंग लगता है। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और उसको शेयर करें ताकि हम ऐसी क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेके आएँ। नेक्स्ट हम बात करेंगे जिसके अंदर हम अप्लाइड क्वेश्चन की, अब आपको कमेंट करके बताना है कि आप किस तरह की क्वेश्चन चाहते हैं, अप्लाइड प्लस वन लाइनर। ESIC एग्जाम में हमेशा वन लाइनर पूछे जाते हैं, नॉर्थ साइड में अप्लाइड क्वेश्चन पूछा। तो आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट सीरीज हम किस पे बनाएं, वन लाइनर क्वेश्चन पे बनाएं या अप्लाइड क्वेश्चन पे बनाएं। तो ये था हमारी आज की सीरीज़ के बारे में। आई होप आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसके अंदर इंपॉर्टेंट अगर पॉइंट ऑफ व्यू है तो हमने क्या क्या डिस्कस किया है इंपॉर्टेंट, इसके अंदर हमने डिस्कस किया है कितने पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए। एक TPN के बारे में इंपॉर्टेंट MCQ बनता है, एक हिपेरिन एंड वारफेरिन के बारे में जिसके अंदर APT को, एक गटपाल के बारे में पूछते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में आप कमेंट करके बताइए कि हमें आपको वन लाइनर वाली सीरीज चाहिए या अप्लाइड क्वेश्चन वाली सीरीज चाहिए। थैंक यू वेरी मच।